जो फारसी इतिहासकार हैं उन्होंने ये बात कही, और एक आधुनिक इतिहासकार हैं यदुनाथ सरकार, उसने 3 कारण बताया तुर्क के विजय का। पहला बताया कि भाई सोशल इक्वालिटी, मतलब तुर्कों में सामाजिक समानता, भाईचारा वाली भावना ज्यादा था, क्योंकि वहां के जो कानून है, वहां की जो लॉ बुक था, उसमें किसी भी तरह के कास्टिज्म को रिजेक्ट किया, डिनाई किया था। तो उस बेसिस पर क्या था, वहां सामाजिक समानता बहुत ज्यादा थी, भाईचारा वाली एकता की बात। दूसरा, अल्लाह पर विश्वास उनको तुर्कों को ज्यादा था, अल्लाह पर विश्वास करते थे, इसलिए वो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देते थे और बिना किसी डर के वो लड़ते थे, इसलिए भी वो जीते। और तीसरा कारण बताया यदुनाथ सरकार ने कि इस्लाम में नशा, किसी भी तरह के नशा को हराम माना गया है, तो इस आधार पर वो किसी तरह के व्यसन और नशे से, शराब से दूरी रखते थे। और जबकि हम देखें हमारे यहाँ शासक वर्ग में इस तरह के प्रचलन खूब ज्यादा था। तो ये सब विजय के कारण थे, ना कि कोई सैन्य बल। वो ऐसा नहीं था कि उनमें वो तुर्क जो था वो सैन्य दृष्टिकोण से शक्तिशाली हो, बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ भी सेना शक्तिशाली, लेकिन फिर भी हार गए। तो ये सब, और देखो ऐसे राजपूतों के हार का, जो राजपूत जो राजा थे वो हार गए, हमारे भारतीय शासक हार गए, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। फर्स्ट देखें तो राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल जो काउज है, क्या है राजनीतिक कारण में देखेंगे तो हमारे जो राजपूत शासक थे, राजपूत काल में देखते हैं कि एक शासक के नीचे एक सामंत, फिर उसके नीचे बहुत सारे सामंत, तो ये फ्यूडल सिस्टम। और इसमें सब जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे, जैसे सैनिक अधिकारी, सेनापति, वो उसका भी पोस्ट वंशानुगत हेरिडिटरी होती थी, तो मतलब योग्यता को एक तरह से, जहां वंशानुगत होगा वहां क्या होगा, वहां योग्यता को, है ना, उतना महत्व नहीं मिलता है। राजनीतिक कारण ये था, सामंती व्यवस्था, जिसकी वजह से क्या होता है, जब सेना लड़ने जाते थे, राजा लड़ने जाता है, तो अलग अलग सामंत सेना भेजते थे, अलग अलग सामंतों के नेतृत्व में। तो वहां एक, है ना, एक योग्य नेतृत्व, एक कुशल नेतृत्व, एक, है ना, एक नेतृत्व का अभाव रहा था, सब अलग अलग तरीके से लड़ रहे हैं, कोई रणनीति नहीं है, वे हार जाते थे राजा। इसके अलावा देखिए राजनीतिक कारण के अलावा सामाजिक कारण, हमारे यहाँ देखेंगे सामाजिक भाईचारा था ही नहीं। क्यों नहीं था, क्योंकि श्रेष्ठता, जातीय श्रेष्ठता हमारे यहाँ, है ना, उच्च वर्ण, निम्न वर्ण, सवर्ण, अवर्ण की व्यवस्था थी, आज भी है। और हमारे यहाँ तो जो उच्च वर्ण के, उनमें इतनी दम्भ था कि वो मानते थे ये चीज, जैसे कि अलबरूनी भी कहता है, वो कहते हैं कि भारतीय मानते थे कि हमारे देश जैसा कोई देश नहीं, हमारे, है ना, राजा जैसा कोई राजा नहीं, हमारे शास्त्र जैसा कोई शास्त्र नहीं। एक तरह से हम बाहर से बिल्कुल कटे हुए थे, बाहर की दुनिया से, जिसकी वजह से बाहर जो परिवर्तन हो रहा था वो हमें पता ही नहीं था, हम बिल्कुल अनभिज्ञ थे, वजह से भी हम। और धार्मिक कारण भी था, हमारे यहाँ देखेंगे तो इस समय की हिंदू धर्म की कई संप्रदाय और उप संप्रदायों में बटा हुआ था, जिसकी वजह से हम कमजोर हो चुके थे, हमारी एकता खत्म हो चुकी, यही सब कारण था। तो इस तरह से तुर्क भारत को जीत लिया। अब देखो कि तुर्क जब भारत को जीत लिया, तो अब तुर्कों का भारत में शासन शुरू होगा। तो मोहम्मद गौरी के बाद, मोहम्मद गौरी ऐसा कहते हैं कि उस समय कि मोहम्मद गौरी के डेथ से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने अपना मलिक और सिपाह सलार अपॉइंट किया था, नियुक्त किया था, और भारत वाले जो विजित क्षेत्र था वहां का उसको शासक अपॉइंट किया था। ऐसा उस समय के इतिहासकार जैसे हसन निजामी और मिनहाज उस सिराज इस तरह की बात कहता है। तो जब मोहम्मद गौरी की मौत हुई, तो उसके बाद भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी का सबसे नियरेस्ट स्लैब था, गुलाम था, उसने भारत में शासन करना शुरू किया। और यहीं से शुरू होता है तुर्कों का भारत में शासन, या दिल्ली सल्तनत जिसको कहते हैं। समय काल देखो इस समय, इसमें हम देखें तो दिल्ली सल्तनत में कई सारे राजवंशों ने शासन किया। सबसे पहले गुलाम वंश, इनको शुरुआत के जो राजवंश उसको बोलते हैं गुलाम वंश। ऐसे गुलाम कहना, है ना, इनको गुलाम भी कहते हैं, इनको इल्वरी भी बोलते हैं, इल्वरी वंश, और इनको ममालुक और मामलुक वंश भी कहते हैं। फर्स्ट जो डायनेस्टी है, जिसका समय काल 1206 टू 1290, ममालुक, इल्वरी और गुलाम वंश। उसके बाद आएगा खिलजी वंश, खिलजी वंश जो 1290 से 1320 तक होगा। फिर खिलजी के बाद तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक डायनेस्टी के संस्थापक बनता है, जो 1320 से 1414 तक। फिर सैयद वंश 1414 से 1448 तक, और फिर फाइनली बनता है अफगानी शासन भारत में। अफगानियों ने भी भारत में शासन किया, जिसको हम लोग कहते हैं लौदी वंश, जो कि 1448 से लेकर 1526। फिर इसी को बाद में इसी लौदी वंश के जो लास्ट सक्सेसर था इब्राहिम लौदी, जिसको बाबर रिपीट करता है, और फिर बाबर यहाँ मुगल डायनेस्टी। तो गुलाम वंश, इनको गुलाम भी कहते हैं, फर्स्ट जो डायनेस्टी है।
इनको गुलाम क्यों कहते हैं, और या फिर इनके लिए सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड क्या इस्तेमाल करना चाहिए, ममालुक, इलवरी और गुलाम। देखो गुलाम वंश इसको इसलिए कहते हैं कि इसके जो रूलर्स हैं, चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो, चाहे वो इल्तुतमिश हो, ये सब पहले गुलाम थे, ये सब गुलाम थे जब रूलर बना, जब सुल्तान बना, इस बेसिस पर इनको गुलाम कहते हैं। और इलवरी, इलवरी तुर्कों की एक जाति है इलवरी, लेकिन इसमें देखोगे जैसे गुलाम कहते हैं इनको, तो गुलाम सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक, एक्चुअल में देखा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, और इल्तुतमिश शासक बनने से पहले गुलाम था, शासक बनते ही फिर इल्तुतमिश सुल्तान। तो इनको गुलाम कहना ज्यादा सही नहीं है। और इलवरी, इलवरी कहना भी, क्योंकि देखेंगे इलवरी में सभी ये राजा जितने भी सुल्तान हुए इस समय, इस टाइम देखोगे तो टोटल 11, इस फेज में देखोगे तो कुल 11 शासक, मतलब सुल्तान हुआ 11 सुल्तान, इसमें से सिर्फ ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक इलवरी नहीं था, बाकी सारे इलवरी थे। तो इस तरह से देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक तो इलवरी है ही नहीं, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक की फाउंडर, तो फिर इलवरी वंश नहीं कह सकते हैं। और थर्ड आता है मामालुक और मामलुक। यह शब्द एक इतिहासकार हैं ABM हबीबुल्ला, इसी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया मामालुक डायनेस्टी, और उन्होंने कहा कि भाई यही सबसे अप्रोप्रिएट शब्द है, इनके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे? तो मामालुक एक्चुअली में एक अरबिक वर्ड है, जिसका अर्थ होता है कि ऐसा संतान जिसके माता पिता, जिसके पेरेंट्स कभी गुलाम नहीं था, लेकिन वह संतान, वह बच्चा बाद में गुलाम बन गया किसी, तो उसको अरबिक में ममालुक कहते हैं। तो देखेंगे कि जितने भी ये सुल्तान हैं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, ये जन्म से गुलाम नहीं था, इनके माता पिता स्वतंत्र था, लेकिन बाद में इसको बेच दिया गया, मोहम्मद गौरी ने इसको 1 लाख दिनार में खरीद लिया कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इसी बेसिस पर देखें तो जब जन्म हुआ था इन शासकों का, वो गुलाम नहीं था, लेकिन बाद में वो गुलाम बन गए। ऐसे लोगों को अरबिक में ममालुक कहते हैं। इसीलिए हम देखें तो इस बेसिस पर देखें तो दिल्ली सल्तनत के इस टाइम जितने भी रूलर्स हैं वो सब ममालुक हैं, इस बेसिस पर इनको ममालुक डायनेस्टी कहना ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं उपयुक्त है। ठीक है, तो ममालुक, हबीबुल्ला बहुत बड़े इतिहासकार हैं। तो गुलाम वंश, इसमें हम देखें गुलाम वंश में या ममालुक डायनेस्टी में इस समय लगभग 3, इसमें भी छोटे छोटे 3 सब डायनेस्टीज भी हैं, जैसे कुतुबी डायनेस्टी जो कुतुबुद्दीन में और उसके सक्सेसर कुतुबी डायनेस्टी, ये 1206 है ना, 1206 टू 10। फिर आता है इल्तुतमिश और उसके सक्सेसर, इनको बोलते हैं शमसी डायनेस्टी, शमसी 1210 टू 1266। और फिर आता है बलबनी, बलबन और उसके सक्सेसर्स को बलबनी कहते हैं, 1266 टू 90। तो कुल मिलाकर देखें तो गुलाम वंश या ममालुक वंश में ये 3 डायनेस्टी, कुतुबी, शमसी और बलबनी। तो सबसे पहले हम लोग कुतुबी देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। तो दिल्ली सल्तनत आज से हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है। दिल्ली सल्तनत में देखें तो सबसे पहला राजा है सुल्तान, है ना, अब तो राजा नहीं, अब तो सुल्तान, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक पहला सुल्तान। तो 10, तो कुतुबुद्दीन ऐबक यही दिल्ली सल्तनत के फाउंडर है, संस्थापक है। ऐसे मोहम्मद गौरी ने तो भारत विजय किया, लेकिन भारत में शासन करने का उसको अवसर नहीं मिला, वो गौर से ही भारत में शासन करता रहा, जिन जिन जो विजित क्षेत्र थे। और शासन कैसे किया? तो इन गुलामों के माध्यम से। तो जब मोहम्मद गौरी की मौत हुई उस समय हम देखें तो उनके जो 3 है ना सबसे नियरेस्ट गुलाम और सेनापति जो थे वो थे, एक कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा था यल्दोज, है ना, इख्तियारुद्दीन यल्दोज, और तीसरा था नासरुद्दीन कोबाचा। ठीक है, ये थे। तो इस समय जब मोहम्मद गौरी की मौत हुई उस समय ऐबक लाहौर से लेकर दिल्ली तक के क्षेत्र पर अपना विजय अभियान और यहां व्यवस्था कर रहा था। यल्दोज इस समय गौड़ क्षेत्र में, गौड़ और गजनी वाले क्षेत्र में, गौड़ गजनी में, और कुबाचा मुल्तान वाले रीजन में। इस समय एक और इन्वेडर था, सेनापति था, आक्रमणकारी था, वो था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, देखो बख्तियार खिलजी ये मोहम्मद गौरी का गुलाम नहीं था, ये तीनों मोहम्मद गौरी का गुलाम है, ये गुलाम कभी नहीं बना मोहम्मद गौरी का, ये सेपरेटली अपना आक्रमण शुरू किया था। और ये आक्रमण किधर? पूर्व दिशा की ओर, अर्थात बिहार, बंगाल, असम, बंगाल तक, असम तक गया था।
और असम से वो तिब्बत और फिर तिब्बत के उधर भी जाना चाह रहा था, पता नहीं कहाँ जाना चाह रहा था, तुर्किस्तान जाना चाह रहा था, उज्बेकिस्तान जा रहा, लेकिन रास्ते में ही भटक गया। और फिर बाद में बंगाल को ही इसने अपना सेंटर बनाया। इसी ने बंगाल का शासक, सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन को डिफीट किया और उसकी राजधानी लखनौती को जीत लिया और लखनौती में ही रहकर यह शासन करता है बंगाल क्षेत्र। बाद में मोहम्मद गौरी के मरने से पहले बख्तियार खिलजी भी मर गया था। कैसे? तो इसी के एक कह सकते हो कि सरदार, तुर्क सरदार था अली मर्दान, उसने बख्तियार खिलजी को मार दिया और बंगाल पर इस समय जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना, इस समय बंगाल में अली मर्दान बंगाल में था और कुतुबुद्दीन ऐबक से मिलकर इसने बंगाल में शासन की एक तरह से परमिशन कुतुबुद्दीन ऐबक से ले लिया था। तो अली मर्दान इस समय बंगाल में रूल कर रहा है। इधर यल्दौज, गौर और गजनी वाले एरिया में, कुबाचा मुल्तान वाले एरिया में, और कुतुबुद्दीन ऐबक मेन लैंड ऑफ इंडिया, मतलब लाहौर टू दिल्ली। ठीक है, तो इस समय जैसे ही गौरी की डेथ हुई सब इंडिपेंडेंट रूल करने लगा। तो इस समय कुतुबुद्दीन ऐबक के पास काफी सारी चुनौतियां था कि भाई इनको पहले सप्रेस करें, क्योंकि देखो सब दावा कर रहा है कि मैं गौरी का सक्सेसर, और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का सबसे नियरेस्ट था। और जैसे कि मैंने बताया, गौरी के मरने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को गौरी ने मलिक और सिपह सलार का ओहदा दिया था और उसको अपना सक्सेसर भी डिक्लेयर किया था, ऐसा उस समय के इतिहास में मिलता है। इस समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत ही चालाकी से, बहुत ही दूरदर्शिता से इसने निर्णय लिया और इन सबको रूल करने दिया इंडिपेंडेंटली, और भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करने में उसने अपना समय। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने इनके अपने लोग तो एक चुनौती दे ही रहा था, साथ में इस समय जैसे ही गौरी की मौत हुई, इस समय जो राजपूत शासक जिनको मोहम्मद गौरी और इनके ये सिपह सलार ने परास्त कर दिया था, तो शासक तो परास्त हुए, लेकिन उनके जो सामंत थे, राजपूत शासकों के जो सामंत थे, वो अब फिर से उठ खड़े हुए और फिर से इंडिपेंडेंटली गवर्न करने की कोशिश कर रहा था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए भारत को फिर से एक चुनौती कि भाई इनको कंट्रोल करना है। तो इस टाइम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनको कहा कि भैया तुम तो करो अपना शासन, पहले भारत में अपना स्थिति को मजबूत करूंगा, फिर तुम्हें देखूंगा। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना पूरा फोकस भारत को जीतने में, जिन क्षेत्रों को ऑलरेडी गौरी ने जीता था उन्हीं क्षेत्रों को वापस जीतने में और अपने आप को यहां कंसोलिडेट करने में, अपने आप को यहां स्थापित करने में अपना समय। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के पास ज्यादा समय नहीं था, वो सिर्फ 4 साल ही रूल कर पाया, सिर्फ 4 साल। इस बीच इसने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए सल्तनत को एस्टैब्लिश करने में, कंसोलिडेट करने में। सबसे अच्छा जो काम किया इन 4 सालों में कुतुबुद्दीन ऐबक ने टर्क्स को यहाँ एस्टैब्लिश करने में, वो ये था कि इसने एक तरह से टर्क्स को, जो वापस कोई और इन्वेडर आ सकता था, क्योंकि मैंने बताया था आपको, देखो महमूद गजनी के बाद कई सारे टर्क्स लीडर्स भारत में बार बार घुसने का प्रयास कर रहा था, लेकिन फाइनली सफलता किसको मिली? मोहम्मद गौरी को। अब मोहम्मद गौरी तो गया, तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक है, भारत में रूल कर रहा है, यहाँ भारत में यहाँ स्थापित हो गया है, तो इसको भी एक डर होगा कि कोई और ना आ जाए और हमें विस्थापित ना कर दे। तो इस समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले उस बाउंड्री को प्रोटेक्ट किया जो हमारे यहाँ के राजपूत शासकों को करना चाहिए था बहुत पहले, वो तो नहीं किया, जिसका परिणाम राजपूत गए, भारतीय शासक गए। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने वो किया, मतलब एक तरह से डिस्कनेक्ट कर दिया टर्क्स, है ना, अरब वर्ल्ड और इंडिया को सेपरेट कर, कि अब कोई नहीं आ सकता। ये बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि इसके बाद देखते हैं फिर यहीं के रूलर्स, मतलब इन्हीं जो टर्क्स आया था उन्हीं लोगों ने फिर भारत में शासन। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पहले तो शुरुआत में जो क्षेत्र वापस इंडिपेंडेंट हो गए थे, जैसे कालिंजर, अजमेर, ग्वालियर, इनको फिर से सप्रेस किया, फिर से इनको अपने अधीन किया, लेकिन विस्तार बहुत ज्यादा नहीं कर पाया। वही गौरी के जो विजित क्षेत्र था उसी पर शासन करता रहा, दिल्ली से लाहौर। इसने लाहौर को ही अपना कैपिटल बनाया, राजधानी, लाहौर से ही शासन करना शुरू किया। दिल्ली नहीं आ पाया, दिल्ली में कैपिटल से नहीं कर पाया, वो बाद में देखेंगे, इल्तुतमिश दिल्ली को राजधानी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया, इसी बेसिस पर, इसी आधार पर,
सुल्तान की उपाधि वो इसलिए नहीं धारण किया क्योंकि वो मोहम्मद गौरी के वफादार था और वो कहता रहा कि भाई मोहम्मद गौरी ही मरने के बाद भी मोहम्मद गौरी ही मेरा सुल्तान है, इसलिए मतलब उनके सम्मान में, मोहम्मद गौरी के सम्मान में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली और ना ही किसी खलीफा से खिलवत लिया, मतलब अनुमति पत्र लिया। इस बेसिस पर कुछ इतिहासकार कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक नहीं मानते, ठीक है। लेकिन ऐसे देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत को स्टैब्लिश करने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं किया। फिर भी देखो तो जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी उसका जो वहाँ सक्सेसर था गौड़ में, गयासुद्दीन महमूद, उसने इसकी गुलामी से इसको मुक्त कर दिया था। 1208 ईस्वी में गयासुद्दीन महमूद ने, जो कि गौड़ का शासक था और मोहम्मद गौरी का वहाँ सक्सेसर था, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी गुलामी से उसको फ्री कर दिया था, तुम आज से गुलाम नहीं हो हमारे। फिर भी इसने कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं माना और ये भारत में पहला तुर्क शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि नहीं लिया और मलिक और सिपाह सलार की ही उपाधि के शासक रहा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इस तरह से, और इनको जो स्वतंत्र शासन कर रहा था यल्दौज, कुबाचा, बख्तियार खिलजी, इनको भी एक तरह से इंडिपेंडेंटली रूल करने दिया और इनके साथ एक फ्रेंडशिप अलायंस भी किया। और फ्रेंडशिप अलायंस ही नहीं बल्कि इनके साथ मैट्रिमोनियल रिलेशन, वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर इनको कंट्रोल में रखा। मौका आते ही फिर इनको कुछ, जैसे यल्दौज है ना, इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने यल्दौज की है ना बेटी के साथ खुद को ब्याया, मतलब यल्दौज की बेटी से कुतुबुद्दीन ऐबक ने शादी कर लिया। इधर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुबाचा से कर दिया। इससे क्या होगा कि भाई कि तुम कंट्रोल में रहोगे, है ना, मैट्रिमोनियल रिलेशन। फिर जब हमारी स्थिति, इनकी स्थिति अच्छी हो जाएगी तब इनको हम देखेंगे, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने यल्दौज की बेटी से ब्याह किया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की ब्याह कुबाचा से। बाद में देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का ये गुलाम इल्तुतमिश के साथ भी वैवाहिक संबंध था। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से करवाई। तो यल्दौज, कुबाचा, बख्तियार खिलजी तो गया, बख्तियार खिलजी की जगह अली मर्दान आ गया था बंगाल में, जो इंडिपेंडेंटली रूल कर रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक के पास बहुत ही कम समय था। इस समय में देखें तो इसने कुछ जो पहले से पूर्व विजित जो क्षेत्र था उन्हीं को फिर से वापस रिकॉन्सोलिडेट किया और ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। इसने एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यहाँ डेवलप करने की कोशिश किया लेकिन समय बहुत कम था इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। फिर भी देखें तो इसने जैसे रेवेन्यू, राजस्व, तो राजस्व के लिए इसने कुछ है ना सिस्टम लाया। जैसे फर्स्ट टाइम, जैसे हमारे यहाँ क्या होता था कि जो लगान, किसानों से जो लगान लेते थे भूमि कर, उसको इसने पहली बार भारत में 2 पार्ट में डिवाइड किया था, है ना, खिराजी और उसरी। ये मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर और ये गैर मुसलमानों से मतलब हिंदुओं से लिया जाने वाला भूमि कर। ये पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही ये क्लासिफिकेशन किया था, शुरुआत में ही कर दिया। खिराजी और उसरी लैंड, एक्चुअली जितने भी भूमि कर हैं उसको 2 पार्ट में हम देखते हैं पूरे सल्तनत काल में, 2 तरह से, खिराजी कर और उसरी कर। खिराजी कर किससे लेते थे? कौन से किसानों से? जो गैर मुसलमान होते थे। और उसरी मुसलमान जो किसान होते थे उनसे लेते। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक उनके सामने 2 चुनौतियां थी। एक तो उनके अपने ही सरदार, तुर्क सरदार जिसके साथ उन्होंने देखा, फिर राजपूत, उनको भी सप्रेस किया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ कंस्ट्रक्शन भी कराया था। देखिए तो कुतुबुद्दीन ऐबक के कंस्ट्रक्शन में तो सबसे पहला जो मस्जिद है, भारत में पहला मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया। फर्स्ट है ना मॉस्क, मस्जिद इसी ने बनाया था। कहाँ बनाया? दिल्ली में। दिल्ली कौन सा मस्जिद? कुव्वत उल इस्लाम। कुव्वत उल इस्लाम कुतुबुद्दीन ऐबक का स्थापत्य, कुव्वत उल इस्लाम। ऐसा अंग्रेज इतिहासकार जॉन मार्शल वगैरह कहते हैं कि
ये जहां कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वहां उससे पहले हिंदू और जैन टेम्पल्स था। कहते हैं कि 27 हिंदुओं और जैनियों के मंदिरों को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ मस्जिद बनाया, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। हालांकि उस समय के जो समकालीन हिस्टोरियंस है, पर्शियन हिस्टोरियंस, वो इस तरह का जानकारी नहीं देता, ये अंग्रेज इतिहासकार देता है, डाउटफुल है। ठीक है, तो कुव्वतुल इस्लाम पहला मस्जिद भारत में दिल्ली में किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एक और मस्जिद बनाया था, दूसरा मस्जिद अजमेर में बनाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये अजमेर में उसी जगह बनाया जहां पहले चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव ने एक संस्कृत पाठशाला स्थापित किया था। उसी संस्कृत पाठशाला को इसने मस्जिद का रूप दिया। उस मस्जिद का नाम रखा 2.5 दिन का झोपड़ा। कहते हैं इसके नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये 2.5 दिन में बनकर तैयार हुआ, इसलिए 2.5 दिन का झोपड़ा। और कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं, यहाँ 2.5 दिन का मेला लगता था, इसलिए इसका नाम पड़ा है 2.5 दिन का झोपड़ा। और इस मस्जिद में कुरान की आयतें तो है ही लिखी हुई, साथ में जो हेरिकली नाटक है, विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था हेरिकली नाटक, और हमने देखा था कि उस नाटक के कुछ अंश उस पाठशाला में, संस्कृत पाठशाला में, उसके भी कुछ अंश वहाँ आज भी मिलता है। मतलब कुरान की आयतें भी हैं उस मस्जिद में और संस्कृत के श्लोक भी हैं। तो ये तो तोड़कर ही बनाया था, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। तो अजमेर में इसने 2.5 दिन का झोपड़ा नाम से क्या बनाया? मस्जिद, भारत में दूसरा मस्जिद। इसके अलावा इसने एक मीनार, है ना, मीनार, कुतुब मीनार बनाया था। देखो मीनार कोई रिलीजियस कंस्ट्रक्शन नहीं है जैसे मस्जिद होता है, मकबरा, मस्जिद। ये कुतुब मीनार, मीनार एक नॉन रिलीजियस कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर होता है। मीनार, ऊपर एक लंबा मीनार बना दो दिखाने के लिए कि देखो हम सबसे बड़े हैं, सबसे पावरफुल। तो कुतुब मीनार वहीं दिल्ली में मेहरौली में कुतुब मीनार, जहाँ लोह स्तंभ है उसी पास में कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसमें 4 मंजिला ये मीनार बनाया था, 4 मंजिला ही था। फिर बाद में इल्तुतमिश ने इसको 5 मंजिला बनाया, 1 मंजिला और जोड़ दिया। किसने? इल्तुतमिश ने 1 फ्लोर और ऐड कर दिया। लेकिन बाद में ये 1 फ्लोर बिजली गिरने से वो चौथा जो 5वां फ्लोर था वो टूट गया। नहीं, इसमें 3 ही मंजिल बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, 3 मंजिला। फिर बाद में चौथा मंजिला बनाया किसने? इल्तुतमिश ने, लेकिन वो बिजली गिरने से चौथा मंजिल जो है टूट गई थी। फिर बाद में फिरोज शाह तुगलक ने 3 मंजिल तो था ही, उसके ऊपर 2 और मंजिल बना दिया। इस तरह से कुतुब मीनार में कुल 5 फ्लोर है ना। तो ध्यान रखना है, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो बनाया ही है, ऐबक ने बनाया। फिर 1 मंजिल किसने बनाया? इल्तुतमिश ने, ये पूछा जाता है ना, इल्तुतमिश ने। फिर बाद में 2 मंजिल और बनाया क्योंकि ये टूट गया था, 2 मंजिल और बनाया। किसने बनाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। ठीक है, तो कुतुब मीनार में इन तीनों का, तो ये 3 बेसिकली देखें 3 कंस्ट्रक्शन है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, लेकिन इतने कम समय में, बहुत कम समय था, 1206 से 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं लिया। फिर यद्यपि ऑल्दो मोहम्मद गौरी का सक्सीसर गयासुद्दीन महमूद ने इसको गुलामी से मुक्त कर दिया था 1208 ईस्वी में, फिर भी इसने सुल्तान की उपाधि नहीं लिया। ये मलिक और सिपा सलार के नाम पर ही शासन करता रहा। और 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की एक्सीडेंटल डेथ हो गई, कहते हैं घोड़े से गिरकर। लाहौर में जो इनका कैपिटल था वहाँ चौगान, है ना, खेल रहा था। चौगान एक आधुनिक जो पोलो, हॉर्स पोलो होता है ना, घोड़े में बैठ, वही खेल रहा था और खेलता हुआ गिर गया और डेथ हो। इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के मरते ही एक्सीडेंटल डेथ था। कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई बेटा नहीं था, इनकी 3 बेटियां थी। एक बेटी की तो ब्याह इल्तुतमिश से किया था, ठीक है, और एक बेटी की डेथ हो गई थी, ठीक है। तो बेटा फिर आई नहीं इसका, तो फिर कौन शासक बनेगा? तो कहते हैं कि इसी समय कुतुबुद्दीन ऐबक के मरते ही इस समय कोई दरबारी अमीर तुर्क था, आराम शाह, जिसने कौन को कैप्चर कर लिया, आराम शाह। लेकिन इस समय आराम शाह को बहुत ही आराम से तुर्क सरदारों ने मिलकर कि भाई ये कौन है ना,
ये खुद दावा करता है कि हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई बेटा था ही नहीं। तो आराम शाह कुछ समय के लिए शासक बना, लेकिन बाद में आराम शाह को रिप्लेस कर। तो देखो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, ऐबक का खत्म कार्यकाल है ना। ऐबक के दरबार में, ऐबक के कुछ दरबारी पर्शियन स्कॉलर्स हैं जो ऐबक के समय में थे, जैसे हसन निज़ामी, ये ऐबक के समकालीन है। ये भी बहुत बड़ा है ना इतिहासकार था, और इनकी जो रचना है वो है ताज उल मासिर, ताजुल मासिर। इससे हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में, स्पेशली इनिशियल स्टेज जब तुर्क सत्ता की स्थापना हो रही थी, उस समय के बारे में हमें काफी जानकारी। और दूसरा दरबारी इतिहासकार था कुतुबुद्दीन ऐबक का, वो था फक्र फक्र मुदब्बिर, फक्र मुदब्बिर। ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के ही दरबारी इतिहासकार था, जिसकी पुस्तक का नाम है आदाब उल हर्ब, और सुबाजात भी ऐसे कुछ, आदाब उल हर्ब। ये दोनों इतिहासकार हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के ही दरबारी इतिहास। ठीक है, फक्र मुदब्बिर, हसन निज़ाम, आदाब उल हर्ब। ये बाद में कंप्लीट हुआ ये पुस्तक, और इल्तुतमिश जब सुल्तान बन गया था उस समय ये कंप्लीट हुआ, तो इल्तुतमिश को ही समर्पित। कुछ हिस्सा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, और बाकी जो हिस्सा है वो इल्तुतमिश के बारे में। तो ये दो प्रसिद्ध इतिहासकार ऐबक के कोर्ट में ही रहता था। ऐबक के बाद नेक्स्ट मैंने बताया आराम शाह, वो शासक बना था, लेकिन आराम शाह को तुर्क सरदार जो अमीर था दरबार में, जो नोबल्स था, वो पसंद नहीं किया। तो इस समय सभी तुर्क सरदारों ने मिलकर बदायूं का सूबेदार इल्तुतमिश को इनवाइट किया, आओ, इसको इल्तुतमिश कहा कि आओ और इस आराम शाह को हटाओ और खुद सुल्तान बनो। इनविटेशन मिला था, जबकि ये इस समय जब सुल्तान नहीं बना था तो कहाँ बदायूं है ना, बदायूं का इक्तदार था, ये बदायूं का इक्तदार इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश आया अपनी सेना के साथ, और जूद के मैदान में, जूद का मैदान में है ना, आराम शाह को है ना, आराम शाह को आराम से डिफीट कर दिया, और इस तरह से आराम शाह गया और इल्तुतमिश नेक्स्ट रूलर बन। इल्तुतमिश इल्तुतमिश लंबे समय तक शासन किया, इसको काफी समय मिला। देखिए इल्तुतमिश भारत का पहला, इनको इल्तुतमिश को भारत का वास्तविक तक है ना तुर्क सत्ता का और या दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर कहते हैं, वास्तविक संस्थापक कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको वास्तविक संस्थापक? तो दो कारण से। पहला, ऐसे देखा जाए तो दो कारण से। पहला कि पहला सुल्तान था जिसने खलीफा का उपाधि लिया, खलीफा टाइटल लिया, और सॉरी खलीफा से खिलवत लिया, टाइटल नहीं ले सकता, खलीफा से खिलवत लिया है ना, खिलवत, ठीक है, और सुल्तान की भी उपाधि ग्रहण किया। खलीफा भी अपने आप को कहा, कुछ सुल्तान हम देखेंगे अभी, मुबारक शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का शख्स, तो अपने आप को खलीफा ही डिक्लेयर, बुरा हाल हुआ इस वजह से इसने खलीफा से खिलवत लिया। और दूसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र नहीं था कोई, तो एक दरबारी आराम शाह तुर्क ने ट्रॉन को कैप्चर किया, लेकिन दूसरे जो तुर्क अमीर थे वो आराम शाह को एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस समय कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश, जो इस समय बदायूं का इक़्तिदार था, उसको तुर्क दरबारी अमीरों ने आमंत्रित किया कि आप आओ और इस आराम शाह को रिप्लेस करो और खुद हमारे सुल्तान बनो। तो इल्तुतमिश जो कि बदायूं का इक़्तिदार था और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, वो अब अगला सुल्तान बना, शासक बना दिल्ली सल्तनत। देखो इल्तुतमिश यह भी तुर्क था, लेकिन यह एक इल्वरी तुर्क था। तुर्कों में भी अलग अलग कैटेगरीज था, तो ये इल्वरी तुर्क था। जैसे तुर्क में खिलजी भी एक तुर्क है, बख्तियार खिलजी, जो बंगाल में देखा हमने, और ये इल्वरी तुर्क है। और इसी बेसिस पर कुछ इतिहासकार इस डायनेस्टी को, गुलाम डायनेस्टी को, स्लैब डायनेस्टी को इल्वरी डायनेस्टी भी कहते हैं।
तो इसलिए इलवरी कहते हैं कि इल्तुतमिश और उसके सारे जितने भी उत्तराधिकारी हैं सब इलवरी थे। लेकिन जो गुलाम डायनेस्टी के फाउंडर हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, ये तो इलवरी था नहीं, तो इस आधार पर इसको इलवरी नहीं कह सकते। तो इल्तुतमिश अगला सुल्तान बना, शासक बना। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर कहते हैं, वास्तविक संस्थापक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि सिर्फ 4 साल तक ही भारत में शासन किया, तो उसने भारत में तुर्क शासन की सिर्फ एक आउटलाइन बनाया था, एक रूपरेखा बनाया था इतने कम समय में। समय कम था, एक्सीडेंटल डेथ हुई थी उसकी। तो उस रूपरेखा को फाइनली इल्तुतमिश ने एक कह सकते हैं एक वास्तविक धरातल में लाया। अर्थात इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को कंसोलिडेट किया, सुदृढ़ किया। इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। और इसलिए भी एक तो ये है ना, फाउंडेशन स्टेप को मजबूत किया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जैसे कि इक्ता सिस्टम इसी ने लाया था इल्तुतमिश ने। और लीगली भी, कानूनी रूप से भी देखें तो इल्तुतमिश भारत का पहला वैध शासक था, क्योंकि इल्तुतमिश ने खलीफा से, बगदाद के खलीफा से खिलवत भी लिया, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं लिया था। और इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था भारत में जिसने सुल्तान की भी उपाधि लिया। तो इन सब कारणों से इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर कहते हैं। देखो, जब इल्तुतमिश शासक बना तो इनके सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस था। जैसे कि इनके सामने जो चैलेंजेस था वो पहला कि यल्दौज इल्तुतमिश को चुनौती दे रहा था इस समय। यल्दौज हमने देखा था, यल्दौज मोहम्मद गौरी के मरने के बाद यल्दौज इस समय गजनी वाले रीजन में रूल कर रहा था। लेकिन इस समय तक जब इल्तुतमिश सुल्तान बना, उस समय यल्दौज को गजनी से भागना पड़ा, क्योंकि इस समय देखेंगे तो जो कह सकते हैं जो मंगोल था, ख्वारिज्म और मंगोल में संघर्ष चल रहा था, जिसकी वजह से यल्दौज को गजनी से भागना पड़ा। और गजनी से भागकर यह तवरहिंद, सरहिंद और लाहौर वाले एरिया में जबरदस्ती घुस आया था ये, और इस तरह से दिल्ली सल्तनत को ये चुनौती दे रहा था। तो यल्दौज इल्तुतमिश के लिए सबसे बड़ा चुनौती था इस समय। इल्तुतमिश ने यल्दौज को 1215 ईस्वी में बैटल ऑफ तराइन तृतीय का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इल्तुतमिश ने यल्दौज को डिफीट कर दिया। इसमें तराइन के तृतीय युद्ध में, तराइन फर्स्ट सेकेंड हमने देखा था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। अब तराइन का थर्ड भी बैटल हुआ है, जिसमें इल्तुतमिश ने यल्दौज को परास्त किया। और इस तरह से यल्दौज को दूसरा सबसे बड़ा चुनौती था एक और मोहम्मद गौरी का गुलाम कुबाचा। ये भी हमने देखा था, मुल्तान और सिंध वाले एरिया में इसका डोमिनेंसी था जब कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का शासक बना। तो ये भी एक चुनौती पेश कर रहा था इन फ्रंट ऑफ इल्तुतमिश। तो इस समय कुबाचा के विरुद्ध भी संघर्ष किया और कुबाचा के साथ काफी समय तक लड़ा। फाइनली कुबाचा इधर उधर भागता रहा इल्तुतमिश के डर से, और भागता भागता ही कहते हैं कि बहुत बाद में 1227 में सिंध नदी में डूबकर, है ना, सिंध में डूबकर, है ना, मर गया, है ना, कुबाचा डूब गया, सिंध नदी में डूबकर मर गया। कब? 12। दो चुनौती जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो इनके साथ एक तरह से अच्छे संबंध रखा। क्यों रखा? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जानता था कि पहले भारत में अपने आप को स्टैब्लिश कर ले फिर। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में अपने आप को स्टैब्लिश करने से पहले ही उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी। तो इस समय इल्तुतमिश ने इन दोनों को समाप्त किया, यल्दौज, कुबाचा। उधर बंगाल में हमने देखा कि बख्तियार खिलजी जो कि इंडिपेंडेंटली बंगाल, बिहार, उधर असम क्षेत्र पर अपना विजय अभियान रखा और फिर बंगाल को उसने कॉन्कर भी कर लिया, बंगाल पर शासन किया। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के शासक बनने से पहले, मोहम्मद गौरी के डेथ से पहले ही हम देखते हैं कि बख्तियार खिलजी को उसी का खिलजी सरदार अली मर्दान मार देता है और अली मर्दान बख्तियार खिलजी का जगह ले लेता। मतलब अली मर्दान इस समय बंगाल में शासन कर रहा है। अली मर्दान
इल्तुतमिश के समय देखते हैं कि अली मर्दान को भी अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ संघर्ष करना पड़ता है और अली मर्दान को भी इसी के तुर्क अमीर गयासुद्दीन मार देता है और गयासुद्दीन ये बंगाल में इंडिपेंडेंट रूलर बन जाता है। और ये गयासुद्दीन इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार नहीं करता है। इल्तुतमिश इस गयासुद्दीन को, है ना, ये कहां है, बंगाल में, ठीक है, बंगाल के अधीन। इल्तुतमिश गयासुद्दीन के विरुद्ध अभियान भी करता है। जब गयासुद्दीन परास्त हो जाता है तो गयासुद्दीन इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार भी कर लेता है, लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश वापस आता है फिर से गयासुद्दीन अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है। बाद में इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासरुद्दीन महमूद को गयासुद्दीन को सप्रेस करने के लिए भेजता है और गयासुद्दीन को नासरुद्दीन महमूद सप्रेस कर देता है, कुचल देता है, और फिर नासरुद्दीन महमूद के अधीन ही बंगाल इल्तुतमिश, मतलब एक तरह से देखें तो इल्तुतमिश ने फाइनली बंगाल को अपने अधीन करने में सफल हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना है, बंगाल कभी भी सुल्तान और दिल्ली सल्तनत, दिल्ली के सुल्तानों के अधीन लंबे समय तक नहीं रहा। जब जब सुल्तान कमजोर होता था या सुल्तान नए सुल्तान बनते थे तब तब बंगाल स्वतंत्र हो जाता था। इस पूरे सल्तनत काल में हम देखेंगे तो बंगाल एक सल्तनत के विरुद्ध एक तरह से विद्रोह का एक केंद्र रहा। ठीक है, तो यल्लोज, कुबाचा, अली मर्दान, गयासुद्दीन, ये सब तो था ही चुनौती जिसको इल्तुतमिश ने सक्सेसफुली सप्रेस किया। और इल्तुतमिश के समय जो सबसे बड़ा चैलेंज था इस समय बाहरी, वो था मंगोल। कौन? गिंगेज और चंगेज खान। चंगेज खान इस समय भारत पर आक्रमण का, इन्वेजन का खतरा, मंगोल आक्रमण का खतरा इल्तुतमिश के समय चंगेज खान ये ऐसा शासक था जिसने शायद अभी तक जितने भी रूलर्स हुए हैं पूरे इंडियन, पूरे वर्ल्ड में, उसमें सबसे बड़ा टेरिटरी इसी के पास रहा होगा। इधर ईस्टर्न साइड में देखो तो कैस्पियन सी, ना, यूरोप तक, और इधर वेस्टर्न साइड में यूरोप तक, और इधर ईस्टर्न में देखो चाइना। इसी ने चाइना की दीवार को, जो बहुत पहले सी वांगटी ने बनाया था, उस दीवार को तोड़कर चाइना के अंदर घुस गया था, बीजिंग तक चला गया था, पूरे चाइना को इसने कंट्रोल किया था। और इधर अरब मध्य एशिया में देखेंगे तो इसने ख्वारिज्म शासकों को भी परास्त कर दिया, ईरान साइड। तो जब ख्वारिज्म शासक को परास्त किया तो इसी समय ख्वारिज्म का एक राजकुमार था, ख्वारिज्म का जलालुद्दीन मंगबरनी, जो ख्वारिज्म से भागता हुआ भारत की सीमा पर आ गया था। और वो अपने दूत के माध्यम से इल्तुतमिश से मदद मांगा कि हमें शरण दो, इस आक्रमणकारी से बचाओ हमें। तो इल्तुतमिश ने यहाँ बहुत ही समझदारी से काम लिया और चंगेज खान का आक्रमण को टाल दिया। कहते हैं कि इस समय जलालुद्दीन मंगबरनी, जो इल्तुतमिश से शरण की दरखास्त कर रहा था, कहते हैं इल्तुतमिश ने बहुत ही चालाकी से उसको टाल दिया। कहा कि भाई यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ की जलवायु बहुत गर्म है, आप नहीं रह सकते हो यहाँ से चले जाओ। और इस तरह से मंगबरनी को भेज दिया, और फिर मंगबरनी को उधर बाद में वहाँ उधर उसी एरिया में खोखरों ने मार दिया। और इस तरह से मंगबरनी, जो चंगेज खान जिसका पीछा करता हुआ आ रहा था, वो वापस चला गया। तो चंगेज खान का भी आक्रमण भारत में, अगर इल्तुतमिश ने मंगबरनी को शरण दे दिया होता तो फिर भारत का इतिहास कुछ, तो फिर ये सल्तनत नहीं होता, सल्तनत होता इसका, चंगेज खान। तो चंगेज खान का आक्रमण टल गया इल्तुतमिश की चालाकी से। चंगेज खान, है ना, यह घटना है 1221, 1221 ईस्वी की बात है ये, जब चंगेज खान का भारत पर आक्रमण की। चंगेज खान बहुत शक्तिशाली, तो ये पहला मंगोल आक्रमण होना था लेकिन टल गया। हम देखेंगे पहला मंगोल आक्रमण बहुत बाद में 1241 में होगा, यही इल्तुतमिश के ही सक्सेसर्स। लेकिन तब तक चंगेज खान मर चुका होता है। चंगेज खान की जो सक्सेसर्स हैं वो बहुत कमजोर होता है बाद में, और इस तरह से भारत पर कई बार मंगोलों ने आक्रमण का अभियान का प्रयास किया, लेकिन वो सब विफल रहा था। हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने फाइनली मंगोलों को सप्रेस कर दिया था भारत में। तो ये 3-4 जो चुनौतियां थी आरंभिक इल्तुतमिश के, उसको इल्तुतमिश ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सक्सेसफुली इसने इन सब को
बैलेंस। तो इल्तुतमिश का जो फर्स्ट टेन्योर है, जैसे 1210 से लेकर 21-22 तक, वो अपने जो विरोधी थे, बाहरी विरोधी, उन सबको कुचल दिया और या फिर उनको रोक दिया। इल्तुतमिश ने बाहरी विरोधियों को कुचलने के बाद भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे शासक थे, राजपूत शासक, भारतीय शासक, जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक के मरते ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और स्वतंत्र शासन करने लगा था, उन पर भी अटैक किया, उनको फिर से कॉन्क्वायर किया। जैसे देखें तो इल्तुतमिश ने 1226 सबसे पहले इसने रणथंभौर विजय अभियान किया, जहां शासक था नारायण, इसको परास्त किया। रणथंभौर में किसका शासन होगा, आप लोग कमेंट करें। तो रणथंभौर में नारायण को परास्त किया। फिर 27 में, है ना, जालोर, सिवाना, इन सबको ही परास्त किया। 27 में, 1227 में ही इसने मेवाड़, है ना, मेवाड़ पर भी आक्रमण किया था। मेवाड़ की इस समय राजधानी थी नागदा। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान जिसने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, यही था इल्तुतमिश। और इस समय मेवाड़ की राजधानी नागदा, और यहां का शासक था जैत्र सिंह। कहते हैं कि इस अभियान में, है ना, इल्तुतमिश का जब आक्रमण हुआ तो जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को परास्त कर दिया था। इनके बीच भी एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ भूताला का युद्ध। इस युद्ध में इल्तुतमिश को हार का सामना करना पड़ा था, हार गया था इल्तुतमिश, मेवाड़ को जीत नहीं पाया। लेकिन जब हार कर भाग रहा था तुर्क सेना, तो इस समय मेवाड़ के शासक, जब मेवाड़ के शासक से हार कर भाग रहा था, तो इस समय कहते हैं कि तुर्क सैनिकों ने इनकी राजधानी, मेवाड़ की राजधानी नागदा को ध्वस्त कर दिया, और इसके बाद मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ हो गया था। तो इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर भी आक्रमण किया था। इसने ग्वालियर पर भी विजय अभियान किया, ग्वालियर को भी जीत लिया। इसने मालवा रीजन पर भी आक्रमण किया था, मालवा पर आक्रमण किया तो क्या ही परमार शासक इस समय मालवा में। साथ में इस समय इसी ने, इल्तुतमिश ने उज्जैन के महाकाल मंदिर को भी तोड़ दिया था। इल्तुतमिश महाकाल टेम्पल को भी इसने तोड़ा था। तो इस तरह से कई विजय अभियान किया, मालवा, जालोर, ग्वालियर, रणथंभौर। मेवाड़ को नहीं जीत पाया था, मेवाड़ के राजा को परास्त नहीं कर पाया, बाकी सभी राजाओं को इसने परास्त किया। और इल्तुतमिश का जो अंतिम अभियान था वो था 1236 बामियान अफगानिस्तान के। इसी अभियान के दौरान इल्तुतमिश बीमार हो गया और इल्तुतमिश की मृत्यु, डेथ हो। तो इल्तुतमिश का जो लास्ट एक्सपीडिशन था वो था बामियान 1236। ठीक है। तो इल्तुतमिश ने बहुत सारे विजय अभियान किया। इल्तुतमिश एक विजेता था, इसने विरोधियों को कुचला और जो स्वतंत्र हो रहा था राजपूत शासक उसको सप्रेस किया। और साथ में इल्तुतमिश एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी था, प्रशासक भी था। इल्तुतमिश इसी ने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कंसोलिडेट करने के लिए, भारत में अपने आप को पूरी तरह से स्थापित करने के लिए इक्ता सिस्टम, इक्ता व्यवस्था को लागू किया। ये इक्ता व्यवस्था से पहले गौड़ साम्राज्य था वहां भी ये लागू था। भारत में इस व्यवस्था को लाने वाला इल्तुतमिश। इस व्यवस्था के माध्यम से, इसी व्यवस्था के थ्रू भारत में जो हिंदू सामंती व्यवस्था था उसको रिप्लेस कर दिया। मतलब सामंती व्यवस्था को इक्ता व्यवस्था ने रिप्लेस कर दिया। और सामंती व्यवस्था और इक्ता व्यवस्था में बहुत कुछ खास अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है, हम देखेंगे अभी इक्ता व्यवस्था को, दिल्ली सल्तनत की एडमिनिस्ट्रेशन। तो इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था को सिस्टमैटिकली भारत में लागू किया। ऐसे मोहम्मद गौरी जब विजय अभियान कर रहा था तभी इसने लागू कर दिया था, लेकिन व्यवस्थित रूप से इक्ता सिस्टम को लागू करने वाला सुल्तान इल्तुतमिश है। इक्ता मतलब कि जितने भी, जैसे दूर दराज के जो क्षेत्र था, जैसे देखोगे पूरे सल्तनत दो पार्ट में डिवाइड था, सल्तनत का जो टेरिटरी, एक तो
खालसा लैंड और बाकी इक्ता लैंड, है ना। जो दूर दराज के क्षेत्र जहां सुल्तान डायरेक्टली गवर्न नहीं कर सकता, वैसे क्षेत्रों को इक्ता में बांट दिया और ये इसका हेड बना दिया मुक्ति या इक्तदार। जनरली इसको इक्तदार बोलते हैं, लेकिन ऑफिशियली इसका नाम, इसके हेड का नाम, इस इक्ता का जो एडमिनिस्ट्रेटर उसका नाम है मुक्ति, ठीक है, या वली भी कहते हैं। तो इक्तदार को अपॉइंट किया। इससे क्या हुआ कि जो राजाओं को रिप्लेस किया था, हिंदू राजाओं को, अब हिंदू राजाओं के जो अधीन सामंत थे वो अब शक्तिशाली हो रहे थे, तो इस इक्ता के माध्यम से उन सामंतों को भी इल्तुतमिश ने सप्रेस कर दबा दिया और इस तरह से इल्तुतमिश भारत में सल्तनत के एक तरह से फाउंडर बन गया, ठीक है। तुर्क शासन, तो इक्ता व्यवस्था को इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था। इस व्यवस्था के बारे में हम लोग डिटेल में सल्तनत की जब एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे तो देखेंगे। इसी ने चहलगानी सिस्टम, है ना, और तुर्कान ए चहलगानी और अ ग्रुप ऑफ 40 कहते हैं उसको अपॉइंट किया। तुर्कान ए चहलगानी, ग्रुप ऑफ 40 मेंबर, 40 तुर्क दासों का। देखो इस समय दास गुलाम जो होते थे वो ज्यादा वफादार होते थे, इसलिए इल्तुतमिश ने अपने शासन में महत्वपूर्ण पदों में दासों को ही अपॉइंट किया और उसके लिए 40 दासों का एक दल बनाया कि भाई इन्हीं में से, इन्हीं लोगों में से, है ना, जितने भी महत्वपूर्ण पद है वो इन्हीं लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लोग ज्यादा लॉयल है, ज्यादा वफादार है। तो ये 40 तुर्क दासों का एक दल बनाया जिसके माध्यम से इल्तुतमिश ने अपने सल्तनत को सुदृढ़ किया, मजबूत किया। लेकिन यही चहलगानी देखेंगे कि इल्तुतमिश के मरते ही यही चहलगानी इतने एम्बिशियस हो गया कि ये बन गए बाद में किंग मेकर। बाद में ये किंग मेकर की तरह काम करने लगा, ये डिसाइड करने लगा कौन सा सक्सेसर सुल्तान बने। ठीक, और फिर बाद में तो इसी में से एक था बलवन जो खुद भी सुल्तान बन गया। तो चहलगानी, इसने आरंभ में सल्तनत को मजबूती देने में का बहुत बड़ा इसका योगदान था, लेकिन बाद में इल्तुतमिश के बाद देखेंगे कि जो इल्तुतमिश के बाद दिल्ली सल्तनत जो कमजोर हुआ कुछ समय के लिए, उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल। तो इल्तुतमिश ने चहलगानी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, तुर्कान ए चहलगानी, अ ग्रुप ऑफ 40 मेंबर। इल्तुतमिश भारत में पहला तुर्क शासक था जिसने प्योर अरेबिक कॉइन्स इशू किया था ना, शुद्ध अरबी सिक्का जारी करने वाला पहला शासक था भारत। टंका और जीतल, टंका चांदी का सिक्का था, टंका, और जीतल तांबे का सिक्का। टंका और जीतल नाम से दो अरबिक सिक्के इसने जारी किए, शुद्ध अरबिक सिक्के भारत में जारी करने वाला। इसका मतलब इस समय तक भारत में जो कॉइन चल रहा था वो हमारे यहाँ जो हिंदू शासकों ने जो सिक्के चलाए थे वही चल रहा था। देखते हैं जब मोहम्मद गौरी का विजय अभियान होता है तो मोहम्मद गौरी जब विजय करता है तो एक तरफ खुद अपने नाम, भारतीयों के सिक्कों पर ही अपना नाम, एक तरफ लक्ष्मी का आकृति, एक तरफ खुद मोहम्मद गौरी का नाम की आकृति। मतलब तुर्क शासक जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा, बगदाद के खलीफा अल बिल्लाह से क्या किया? खिलवत लिया और इस तरह से भारत में पहला कह सकते हो कि खिलवत प्राप्त करने वाला और खलीफा का परमिशन लेने वाला पहला सुल्तान, मतलब लीगली ये फर्स्ट कह सकते हैं खलीफा, बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिलवत प्रदान किया और एक उपाधि भी दिया था, नासिर उल मोमीन। नासिर उल मोमीन इसको मिला ये उपाधि इल्तुतमिश को। तो इल्तुतमिश भारत का पहला तुर्क सुल्तान था जिसने खलीफा से खिलवत लिया
ना, खलीफा अल बिल्ला था जिसने ये खिलवत दिया। इल्तुतमिश बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत अच्छा योद्धा तो था ही, साथ ही बहुत अच्छे धार्मिक व्यक्ति भी था। इनके धर्म उलेमा और सूफी संतों के साथ भी इनका बहुत अच्छा टर्म्स था, ऐसा हमें जानकारी इल्तुतमिश के ही दरबारी मिन्हाज उस सिराज, जो तबकात नासिरी जिन्होंने लिखा, जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, उस मिन्हाज उस सिराज इल्तुतमिश के ही दरबारी था। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो कई सारे सूफी संत इल्तुतमिश के समकालीन है, जैसे हमीदुद्दीन नागौरी, नागौर के हमीदुद्दीन नागौरी, ये भी इल्तुतमिश के साथ इनके बहुत अच्छे। बहाउद्दीन जकारिया, बहाउद्दीन जकारिया ये भी सूफी संत है। बहाउद्दीन जकारिया, इसने तो इल्तुतमिश को विजय अभियान में भी मदद किया था। कहते हैं कि इसने इल्तुतमिश को मुल्तान के विजय अभियान के लिए, विजय अभियान में काफी मदद किया था, है ना। बहाउद्दीन जकारिया उलेमाओं से, संतों से बहुत अच्छे इनके टर्म्स थे, और खुद भी एक धार्मिक प्रवृत्ति के होने के साथ साथ अच्छे न्यायविद थे, न्यायिक व्यक्ति थे, अन्याय बर्दाश्त नहीं। लेकिन देखें तो ये शासन में उच्च कुल को वरीयता देता था, जैसे कि हम लोग देखेंगे आगे बलवन, जिसने कंप्लीटली इस चीज़ को एक्सपोज किया कि भैया हमें तो सिर्फ उच्च कुल के लोगों को ही शासन में ओहदा देना है। उसकी शुरुआत इल्तुतमिश के समय से ही हो चुकी थी, लेकिन इल्तुतमिश इस चीज़ को व्यक्त नहीं किया, लेकिन वो इस तरह के देखते हैं वो कास्टिज्म करता। तो इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के शासनकाल में देखेंगे तो ये पहला शासक है, इसने नागौर, है ना, नागौर में एक दरवाजा बनाया था, अतिरिकन का दरवाजा, अतिरिकन का दरवाजा। कहते हैं कि अकबर ने जो बुलंद दरवाजा बनाया वो इसी दरवाजा से इन्फ्लुएंस था। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने नागौर में अतिरिकन का दरवाजा बनाया था। नागौर में काफी समय तक ये नागौर में रहकर भी शासन किया था, ऐसा मानते हैं। इल्तुतमिश भारत का पहला सुल्तान था जिसने भारत में मकबरा को लाया, इंट्रोड्यूस किया। आर्किटेक्चर में, स्थापत्य में मकबरा का कंसेप्ट भारत में लाने वाला इल्तुतमिश ही था। इसी ने भारत में पहला मकबरा सुल्तान गढ़ी का मकबरा बनाया। सुल्तान गढ़ी का मकबरा अपने पुत्र नासरुद्दीन महमूद के याद में इसने यह मकबरा बनाया था, सुल्तान गढ़ी का मकबरा। ठीक है, इसी मकबरे को एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट है पर्सी ब्राउन ने इसे गुफा, इस मकबरे को गुफा का सुल्तान भी कहा है, गुफा का सुल्तान ने कहा पर्सी ब्राउन ने। ठीक है, ध्यान रखना। तो भारत में मकबरा निर्माण की शुरुआत इल्तुतमिश के समय ही हुआ था। पहला मकबरा भारत में सुल्तान गढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने बनाया, किसके याद में? तो अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद के लिए मकबरा बनाया था। ध्यान रखना है, नासिरुद्दीन महमूद। फिर बाद में इल्तुतमिश ने खुद का भी अपना भी मकबरा बनाया। तो मकबरा निर्माण शैली को इसी ने इंट्रोड्यूस किया। फिर तुम देखेंगे इन शासकों ने खूब सारे मकबरे बनाए ना। इसी सल्तनत काल में ही देखते हैं लोदी वंश, लोदी जो अफगानी थे, इनके काल को तो मकबरों का काल कहते हैं। तो पहला मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया था अपने पुत्र के लिए, नासिरुद्दीन महमूद। इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के अधूरे निर्माण को पूरा किया। कौन सा अधूरा निर्माण? कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो पूरा बना नहीं पाया था। फिर बाद में इल्तुतमिश ने इसको चौथी मंजिल तक बनवाया था। इल्तुतमिश ने ही इसके चौथा मंजिल तक बनवाया था, 3 मंजिल इसने बनवाया। लेकिन बिजली गिरने से जो चौथा मंजिल था, 4th फ्लोर था, वो गिर गया था। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने 2 मंजिल और जोड़ दिया, इस तरह से 5 मंजिल बन गया। तो कुतुब मीनार के निर्माण में ध्यान रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक, बाद में उसको रिकंस्ट्रक्ट किया और फ्लोर बढ़ाया इल्तुतमिश ने, और फिर फिरोज शाह तुगलक के समय में ये। इसके अलावा इल्तुतमिश ने दिल्ली में कॉलेज भी बनाया था, मदरसा ए नासिरिया नाम से इसने कॉलेज भी बनाया था शिक्षा दीक्षा के लिए। मदरसा ए नासिरी और नासिरिया नाम से इसने एक कॉलेज या जो भी कह सकते हैं बनाया था शिक्षा के दिल्ली में। नासिरी ए मदरसा, और मदरसा ए मुइजी भी बनाया था इसने दिल्ली में।
इल्तुतमिश इल्तुतमिश ने इतने सारे काम किया और इल्तुतमिश ने एक तरह से देखो तो सल्तनत को कंसोलिडेट किया, इसलिए इल्तुतमिश को रियल फाउंडर कहते हैं। इल्तुतमिश मरने से पहले इल्तुतमिश ने अपना सक्सेसर डिक्लेयर कर दिया था, अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर दिया। और इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी, इनके बहुत सारे पुत्र थे, लेकिन उन पुत्रों को ना घोषित कर उसने एक अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इसने रजिया को अपना सक्सेसर डिक्लेयर किया था। रजिया जो कि पुत्रों से ज्यादा, इनके जितने पुत्र थे वो सब नालायक था, रजिया ही इनके बच्चों में सबसे ज्यादा योग्य था, है ना। और इल्तुतमिश ने इसका कई बार परीक्षण भी किया था। कहते हैं कि जब इल्तुतमिश ग्वालियर विजय अभियान के लिए जा रहा था तो इल्तुतमिश ने रजिया को दिल्ली का प्रभार सौंपा था उस समय के लिए, और उसमें वो बहुत ही सक्सेस रही थी। इसलिए कहते हैं कि इल्तुतमिश को पता था कि रजिया एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है और बाकी जो इनके लड़के थे वो सब नालायक थे, इसलिए इल्तुतमिश ने मरने से पहले रजिया को ही अपना सक्सेसर घोषित किया। यहां पर था इल्तुतमिश ने ईरान से लिया था, ये लोग ईरान से काफी इन्फ्लुएंस था, स्पेशली इल्तुतमिश। इल्तुतमिश भी बलवन की तरह अपने आप को अफरासियब, जो ईरान में जो है ना, देखो अफरासियब के वंशज, अफरासियब के जैसे हमारे महाभारत रामायण की कथाएं तो हम लोग क्या मानते हैं, ये राम के वंशज तो पौराणिक है। उसी तरह से ईरान में एक जैसे वो महमूद गजनी के दरबारी था ना, फिरदौसी ने एक पुस्तक लिखा है शाहनामा, इसमें पौराणिक अफरासियब वंशज के बारे में बताया है, पौराणिक है, मिथ है, मैथोलॉजी। तो इल्तुतमिश भी अपने आप को कि कहता है कि हम तो अफरासियब के वंश हैं, जैसे बाद में देखेंगे बलवन कहता है, बलवन ने इसको मान लिया था और इसको लोगों से मनवाने के लिए हम देखेंगे तो किस तरह का वो रीति रिवाज दरबार में प्रचलन करता है। तो ईरान से काफी इन्फ्लुएंस थे और इसी से इन्फ्लुएंस होकर इसने अपनी पुत्रों को अपना उत्तराधिकारी ना घोषित कर अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। यह बहुत बड़ा एक साहसी वाला बड़ा भरा कदम रहा होगा उस समय, क्योंकि एक तो ये तुर्क बहुत ही कंजर्वेटिव है ना, धर्म पर आधारित पुरुषवादी मानसिकता, वहां एक महिला को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देना, क्या यह एक्सेप्टेंस होगा या क्या दरबार में इसको स्वीकार किया जाएगा? कभी नहीं। इल्तुतमिश ने अपने जीते जी तो घोषित कर दिया, लेकिन बन नहीं पाई वो। जैसे ही इल्तुतमिश का देहांत हुआ तो इस समय रजिया को, ऑफिशियली रजिया को बनना था क्योंकि इल्तुतमिश ने इसको डिक्लेयर कर दिया था अपना उत्तराधिकारी, लेकिन रजिया नहीं बनी। इस समय सभी तुर्क सरदारों ने, अमीरों ने, दरबार के अमीरों ने मिलकर रजिया के खिलाफ षड्यंत्र रचा और रजिया के विरुद्ध इल्तुतमिश के एक नालायक पुत्र वो अपना सुल्तान चुन। इल्तुतमिश के डेथ के बाद रजिया को बनना था, लेकिन तुर्क अमीरों ने मिलकर षड्यंत्र रचा और इल्तुतमिश के एक नालायक कमजोर पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी मतलब नेक्स्ट सुल्तान बना दिया। तो देखो इल्तुतमिश ने चुना था अपनी पुत्री को, लेकिन दरबारियों ने, अमीरों ने कहा कि नहीं। मतलब इस समय देखें तो तुर्कानी चहलगानी जो था, जिसको इल्तुतमिश ने बनाया था, उन तुर्कानी चहलगानियों की महत्वाकांक्षा जाग गई कि अब तो हमारे सुल्तान गए तो इनके पुत्र पुत्रियां हैं, तो भाई अब हम अपने हिसाब से, मतलब हम राजा चुनेंगे, सुल्तान चुनेंगे। सुल्तान किसको चुनेंगे? जो सबसे कमजोर होगा, अर्थात जो हमारी बातें सुनेंगे, हमारे हिसाब से जो शासन करेगा। मतलब कठपुतली सुल्तान को बनाएंगे, एक नाम का किंग मेकर बनना है। तो इस समय रजिया को साइड किया और इल्तुतमिश के एक कमजोर अयोग्य पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया। अब रुकनुद्दीन फिरोज शाह ये कमजोर था, तो जैसे ही सुल्तान बना तो भोग विलास में ही डूब गया। तो इस समय इनकी माता, रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माता शाह तुर्कान, ये सारे डिसीजंस लेने लगी। ये महिला बहुत ही एम्बिशियस टाइप की थी और सारे डिसीजन, सारे रणनीति, सारे स्ट्रेटेजी यही बनाने लगी, इसी के हाथों में शासन। तो इस समय रजिया, क्योंकि देखो सुल्तान भोग विलास में डूब गया, जिससे क्या हुआ कि लोगों को लगा कि भाई सुल्तान कौन। तो इस समय एक तरह से अराजकता, एनार्की आ गया था दिल्ली के आसपास। तो इस समय रजिया ने इस एनार्की, इस अराजकता का लाभ उठाया और इस समय वो जनता के बीच गई और जनता से सपोर्ट मांगा कि हमें आपकी मदद की जरूरत है, आप हमें मदद करो इस अराजकता से बाहर निकल। तो इस समय जनता ने रजिया को सहयोग किया और जनता के सहयोग से रजिया सुल्तान बनी। जनता के सहयोग से कहते हैं कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह, शाह तुर्कान को प्रिजनर बना लिया और बाद में मार दिया और खुद रजिया सुल्तान बनी। तो देखो रजिया सुल्तान बनना दो बड़ी बात है। पहला ये कि
इसको जनता ने, है ना, जनता की इस मदद से, जनता की सहायता से कोई शासक इस समय बना है। पहली बार ऐसा हुआ होगा तुर्कों के साथ और अंतिम बार। और दूसरा कि ये एक स्त्री थी, एक महिला, पहली महिला भारत में देखें सल्तनत में पहला महिला जो रजिया, बहुत ही योग्य एम्बिशियस टाइप की महिला थी, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर। और यही चीज तुर्कानी चहलगानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और यहाँ इसने फिर तुर्कानी चहलगानी अब क्या करेंगे, अब षड्यंत्र करेंगे। षड्यंत्र किस तरह से, यार एक महिला है, नाम लिया महिला का, एक महिला, जो कंजर्वेटिव हैं उनको कैसे, एक महिला देखो हम पर शासन करेगी, राज करेगी। एक्चुअल में तुर्कानी चहलगानी वो रजिया का इसलिए विरोध कर रहा था कि रजिया इनके अकॉर्डिंग शासन नहीं करेंगे, मतलब वो कठपुतली नहीं बन सकती है। ये तुर्कानी चहलगानी को अच्छी तरह से पता था। इसलिए स्त्री के नाम पर लोगों को बरकलाया कि देखो एक स्त्री हम पर राज कैसे कर सकती। उस समय देखिए तो ये इतने उदार नहीं थे तुर्क अमीर दरबारी, वो भी कंजर्वेटिव। इस समय के जितने भी इतिहासकार हैं, चाहे वो मिनहाज हो, सिराज हो, चाहे वो इब्न बतूता हो, सबने यही कहा कि भाई एक स्त्री थी इसलिए, लेकिन वास्तव में वो स्त्री से बढ़कर एक योग्य महिला थी, इसलिए वो शासिका। तो इस समय, है ना, विरोध के बावजूद भी रजिया खुद अपने दम पर जनता के सहयोग से सुल्तान बनी। और बनते ही इसने सारे विरोधियों को वन बाय वन कुचलना शुरू किया। इनके विरुद्ध, रजिया के विरुद्ध इस समय देखें तो इल्तुतमिश के समय से ही जो इल्तुतमिश का वजीर था जुनैदी, उसने रजिया के विरुद्ध एक गठबंधन बनाया था, एक अलायंस बनाया, और उस अलायंस का नेता था जुनैदी। जुनैदी इल्तुतमिश के दरबार में वजीर था और यही रजिया को बिल्कुल नहीं बनने देना चाहता। तो जुनैदी ने इस समय रजिया के खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहा था, जो तुर्कों का, जो उसका नेतृत्व किया था। लेकिन रजिया ने जुनैदी को भी मार दिया और विरोधियों को या तो कुचल दिया या फिर विरोधियों को अपने पक्ष में ले लिया। बहुत थी तो इस तरह से रजिया शासक बन बैठी। रजिया ने सत्ता संभालते ही उसने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिससे तुर्क अमीरों को और गुस्सा आया। जैसे कि उन्होंने, रजिया ने क्या किया, गैर तुर्कों को, जैसे है ना आखूर, है ना, सॉरी याकूत, है ना, याकूत जो कि एक गैर तुर्क अबिसिनियाई था, उसको इसने अमीर आखूर का पद दिया, है ना, अश्वशाला के अध्यक्ष अमीर आखूर का पद दे दिया। ठीक, तो इससे क्या हुआ कि और इस तरह का पद दिया गैर तुर्कों को, बड़े पद। तो इससे दरबार में इनके खिलाफ, रजिया के खिलाफ एक तरह से देखो प्रोपोगेंडा, जैसे आज चलता है ना प्रोपोगेंडा, वैसे प्रोपोगेंडा शुरू हुआ कि भाई रजिया का इसके साथ अफेयर्स हैं, चक्कर है। उसमें के इतिहासकार भी यही कहते हैं, मिनहाज, रहला, सब कहता है कि भाई रजिया को तो इस तरह से गोद में लेकर घोड़े पर बिठाता था वो, यूं कि ऐसे ऐसे ऐसे। तो चलता है। तो रजिया को इस तरह से, तो फिर भी रजिया ने डट कर शासन किया, लेकिन दरबारी भी इनके पीछे षड्यंत्र करते रहे। ऐतगीन, बाद में जुनैदी के बाद ऐतगीन, वो भी रजिया के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों का नेता बना। ऐतगीन को भी सप्रेस किया, ऐतगीन को अपने पक्ष में किया, फिर भी चलता रहा ये सब चीजें। कहते हैं कि एक गैर तुर्क को ही रजिया ने, अल्तुनिया, जिसको तबर हिंद का गवर्नर बनाया था, भटिंडा, तो उसने विद्रोह कर दिया था रजिया के खिलाफ। तो रजिया उस विद्रोह को कुचलने जा रही थी। जब कुचलने निकला तो इधर दिल्ली में इन रजिया के खिलाफ षड्यंत्र हो गया और सारे दरबारियों ने मिलकर, इसलिए ऐतगीन जिसका नेता था उसने क्या किया, इल्तुतमिश के एक दूसरे अयोग्य पुत्र बहराम शाह को सुल्तान घोषित कर दिया और रजिया के खिलाफ सेना भेज दिया। मार दो। रजिया गई थी अल्तुनिया के विद्रोह को कुचलने के लिए। तो जब रजिया को पता चला कि भाई हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो गया है दिल्ली दरबार में, है ना, हमारी जगह हमारे भाई को बिठा दिया है, तो कहते हैं कि रजिया जिसको कुचलने गई थी, उसी को के साथ, अल्तुनिया के साथ हो लिया। कहते हैं कि इस बीच अल्तुनिया से विवाह भी किया रजिया ने, और दोनों ने मिलकर दिल्ली की सेना के साथ संघर्ष किया, और संघर्ष करते करते फाइनली इधर उधर भागता रहा, और कैथल के पास रजिया और अल्तुनिया दोनों को दिल्ली के तुर्क सैनिकों ने वहां के स्थानीय डाकुओं की मदद से मार दिया। और इस तरह से रजिया कुल मिलाकर 3 वर्ष 6 माह और 6 दिन ही, मतलब 3.5 साल ही शासन कर पाई थी रजिया। लेकिन जब तक शासन किया इसने एकदम लड़की होते भी एकदम मर्दों की तरह कुबा और कोट पहनकर शासन करती थी। मतलब पुरुष
का वो और पुरुष वाला योग्यता भी था। तो फिर तो भारत में पहला है ना तुर्क दिल्ली सल्तनत का पहला स्त्री सुल्तान रजिया थी, रजिया सुल्तान। तो रजिया के बाद अगला शासक, रजिया के बाद आया बहराम शाह। बहराम शाह, बहराम शाह के शासनकाल में देखेंगे तो बहराम शाह, इनके समय में दो महत्वपूर्ण बातें हुई। अब जानते हो इस समय तो बहराम शाह तो नाम का शासक होगा, वास्तव में देखें तो वो तुर्कानी चहलगानी, और तुर्कानी चहलगानी का इस समय नेता कौन है? ऐतगीन। नहीं, ऐतगीन का ही शासन होगा, नाम का बहराम शाह शासन कर रहा है। तो बहराम शाह ये भी सिर्फ 2 साल के लिए 40 से 42 है ना, सिर्फ 2 साल तक शासन किया। बहराम शाह कमजोर था, अयोग्य था, तो बहराम शाह को इसने कहा कि भैया तुम तो योग्य नहीं हो, तुम तो निर्णय नहीं ले सकते, तो एक बड़ा एक पद बनाओ, एक अलग से पद बनाओ। सुल्तान के बाद वजीर तो था ही, वजीर का पद था, एक और पद बनाओ। तो नायब का पद बनाया। और है ना, नायब मतलब ये सुल्तान का एकदम खास खास सलाहकार, एडवाइजर, मतलब सुल्तान के सारे निर्णय नायब लेगा। और नायब किसे बनाया? इख्तियारुद्दीन ऐतगीन को, जिसने रजिया के खिलाफ षड्यंत्र का नेतृत्व। तो पहला नायब बना ऐतगीन। अब बहराम शाह की जगह ऐतगीन कर रहा है, ऐसे देखा जाए, है ना। तो इसके समय में नया पोस्ट बना नायब। अब सुल्तान वजीर तो है ही, अब नायब भी एक नया पद बन गया। दूसरा, इसी के शासनकाल में देखेंगे तो एक और महत्वपूर्ण घटना घटी, वो था मंगोल आक्रमण। भारत में पहला मंगोल आक्रमण इसी के समय में हुआ था। फर्स्ट मंगोल इन्वेजन, भारत के अंदर मंगोल आया था, लेकिन इस समय तुर्कों ने इस आक्रमण को विफल कर दिया। ठीक है, जैसे चंगेज खां, वो तो आया ही नहीं था, तो अंदर आया नहीं, आया होता तो सुल्तान गया होता, वो आया नहीं, लेकिन ये आया था इस समय, है ना। इस समय चंगेज खां के उत्तराधिकारी कमजोर थे, तो वो इस टाइम आया था, लेकिन यह आक्रमण विफल हो गया था। 2 साल में ये भी अयोग्य था। बहराम शाह के बाद आया अगला शासक मसूद शाह। मसूद शाह, बहराम शाह के बाद सुल्तान मसूद शाह आया। मसूद शाह के समय में देखते हैं कि बलबन, जो कि एक इक्तदार था, ऐसे तो बलबन चहलगानी का मेंबर था, तुर्कानी चहलगानी, और इस समय मसूद शाह के समय बलबन फांसी का इक्तदार था। और इसी समय देखते हैं मसूद शाह के समय, देखो ये इल्तुतमिश के सक्सेसर से, इस समय दरबार में जो चहलगानी है वो अपने हिसाब से सुल्तान बनाता है और सुल्तान को हटाता है। तो इस समय सुल्तान का पद कमजोर हुआ। तो इस समय जब सुल्तान का पद कमजोर होगा तो फिर क्या होगा, दूसरे जो गुट हैं दरबार में वो भी हावी हो जाएगा। यही वो समय था मसूद शाह के समय में। हम देखते हैं कि दरबार में मेनली देखें तो तुर्क अमीर और एक है ताजिक, इन दोनों जातियों के बीच में एक तरह से वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई। तुर्क और ताजिक के बीच संघर्ष, और इसी संघर्ष का लाभ उठाया बलबन ने। बलबन भी तुर्क था, इलबरी तुर्क। तो इस समय इस संघर्ष का लाभ उठाया और ये सुल्तान के खासम खास बन गए। और मसूद शाह ने ही बलबन को अपने दरबार में अमीर ए हाजिब, अमीर ए हाजिब का पोस्ट दिया बलबन को, मसूद शाह। तो इस समय बलबन सभी दरबारी अमीरों में, तो है ना, सरदारों में बलबन की प्रभुत्व, एक तरह से डोमिनेंसी, और इसी का फायदा उठाया। और बलबन अब अपने पसंद के व्यक्ति को, अपने पसंद के सक्सेसर को अब सुल्तान अपॉइंट करेगा। तो बलबन ने इस मसूद शाह को बाद में, है ना, और 1246 में कारागृह में डाल दिया, प्रिजनर बना लिया। और इल्तुतमिश के ही ग्रैंडसन निजाम नासरुद्दीन महमूद को बलबन ने सुल्तान के पोस्ट में इंस्टॉल किया। तो बलबन ने बनाया इसको सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद। ये इल्तुतमिश का पौत्र था, ग्रैंडसन नासिरुद्दीन महमूद। बलबन की मदद से यह सुल्तान बना। तो बलबन के लिए खास हो गया ये, इसके लिए बलबन खास, बलबन की मदद से ये बना। बाद में बलबन ने मसूद शाह को भी मार दिया। पहले तो उसको कौन से निकाला और इसको इंस्टॉल किया, और फिर मसूद शाह को भी जेल में डाल दिया, वही। तो बलबन इसी के समय में हम देखते हैं बलबन ने वो सारे उपाय किए जिससे कि
बलबन को सुल्तान बनने में जो भी बैरियर्स था, उन सारे बैरियर्स को उपाय यही किया कि सारे बैरियर्स को इसी टेन्योर में, इसी के कार्यकाल में समाप्त कर दिया। और जब कोई बैरियर नहीं रहा तो फिर नासरुद्दीन महमूद को भी जहर देकर या यूं कहते हैं मारकर खुद शासक। बलबन ने नासरुद्दीन महमूद से नजदीकी बढ़ाने के लिए इसने अपनी बेटी, बलबन ने अपनी पुत्री की शादी नासरुद्दीन महमूद से कर दिया। और नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खान की उपाधि दिया। उलुग खान मतलब ग्रेट मैन, महान योद्धा, उलुग खान की उपाधि दिया। और 1249 में ही बलबन को नासरुद्दीन महमूद ने नायब का पोस्ट दिया, नायब ममालिकात और वकील दर जिसको कहते हैं, जो हमने देखा बहराम शाह के समय में इस पोस्ट को क्रिएट किया था। तो बलबन बन गया नायब 1249। और इस समय बलबन ने अपने अनुसार शासन किया। एक तरह से देखा जाए तो नासरुद्दीन महमूद केवल नाम का शासक है, वास्तविक सारे डिसीजंस जो हैं वो बलबन ही लेने लगे। लेकिन इस समय दरबार में गुटबाजी चल रही थी। तो कहते हैं कि इस बीच में, ये जो टेन्योर है, इस बीच में कुछ समय के लिए मतलब 1253 टू 54 बलबन को बाहर रहना पड़ा था सत्ता से। बाकी देखेंगे तो इसी समय से बलबन का शासन शुरू हो गया था। नासरुद्दीन महमूद के नाम पर बलबन ही शासन कर रहा, बस कुछ समय के लिए। जब बलबन के खिलाफ विद्रोह हो गया था, बलबन के खिलाफ दरबारी ने षड्यंत्र किया था और फाइनली नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को निकाल दिया था। कहते हैं कि इस विद्रोह, इस साजिश, बलबन के खिलाफ एक साजिश रचा गया था। और इस साजिश का नेता था एक तुर्क सरदार था जो बिहार का सूबेदार था, कुतलुग खान। फिर इसके साथ बलबन का ही भाई किसलू खान, वो भी बलबन के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल हो गया। और इस समय दरबार में एक और नया गुट का इमरजेंस हुआ था। देखो ये सब कौन थे? तुर्क था। लेकिन एक और नया गुट, वो गुट था भारतीय मुसलमानों का। इस समय तक बहुत सारे तो तुर्क के कांटेक्ट में आए भारतीय, और उन भारतीयों ने इस समय तुर्क के प्रभाव में आकर इस्लाम को अपना लिया था। ऐसे लोगों को कहा गया भारतीय मुसलमान। तो इस समय भारतीय मुसलमान का भी एक नेता था जो इस समय दरबार में अपना डोमिनेंसी रखता था। वो था इमादुद्दीन रेहान। तो इस समय इन सब ने मिलकर, ये तुर्क लीडर हैं और ये भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व, इन तीनों नेताओं ने मिलकर बलबन के खिलाफ षड्यंत्र किया। और फाइनली नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को नायब पद से हटा दिया और वापस फांसी का इक्तदार बना दिया। और इस बीच इमादुद्दीन रेहान को, है ना, ये जो जब बलबन नायब के पद पर नहीं था तो किसको बनाया? तो इमादुद्दीन रेहान इस बीच नायब के पोस्ट को एंजॉय किया। इमादुद्दीन रेहान ये पहला भारतीय मुसलमान है जो सल्तनत काल में इस पोस्ट पर, इतने बड़े पद तक पहुंचा था। लेकिन जब इमादुद्दीन रेहान नायब बन गया, नासरुद्दीन महमूद ने इसको नायब बना दिया, तब तुर्क सरदारों में एक ईर्ष्या की भावना जागी कि हम तुर्क सरदार से भी सर्वोच्च पद किसको दिया गया? एक भारतीय मुसलमान को। तो इससे ईर्ष्या हो गई तुर्कों में ही, एक, है ना, आपस में फूट पड़ गया तुर्क। तो इसी फूट का फायदा उठाया बलबन ने वापस, और बलबन ने सारे विरोधियों को 1 बाय 1 या तो अपने पक्ष में कर लिया या उसको मार। और जब 1 साल के अंदर ही जब अवस्था फैल गई, साजिश षड्यंत्र का पता चल गया नासरुद्दीन महमूद को, बलबन ने इनके षड्यंत्र को एक्सपोज कर दिया, तब नासरुद्दीन महमूद ने वापस इमादुद्दीन रेहान को नायब पोस्ट से हटा दिया और बलबन को वापस नायब बनाया। तो कुछ समय के लिए इमादुद्दीन रेहान बलबन की जगह नायब बना था, लेकिन वापस जब बलबन नायब के पोस्ट को होल्ड किया, वापस अचीव किया, तो इसके बाद देखते हैं कि बलबन अब अपने हिसाब से शासन करने लगा। और वही काम जो बलबन सलाह देता था, नासरुद्दीन महमूद वही करता था। मतलब यूं इस समय के जो इतिहासकार वो कहता है कि नासरुद्दीन महमूद अपना हाथ पैर भी नहीं हिलाता था नायब के आदेश के बिना।
इस तरह का वो कठपुतली सुल्तान बन गया था बलबन का। और बलबन ने इस अवसर का लाभ अपने पक्ष में उठ किया। कैसे? तो इसी समय नासुद्दीन महमूद के समय बलबन ने सारे विरोधियों को, जो उसके सुल्तान बनने के मार्ग में बाधक बन सकता था, उन सब को वन बाय वन, और फाइनली जब बलबन को समझ में आ गया कि अब कोई विरोधी नहीं बचा है, कोई चहलगानी के सदस्य नहीं बचा है, तो नासुद्दीन महमूद को भी उस समय के जो इतिहासकार हैं जैसे इसामी, बर्नी, ये सब कहता है कि बलबन ने नासुद्दीन महमूद को मार दिया और खुद सुल्तान बन गया। तो अब दूसरा इलवरी, एक तो इलवरी इल्तुतमिश और उसके सक्सेसर्स ने इलवरी, और दूसरा जो इलवरी, क्योंकि ये बलबन इल्तुतमिश का कोई रिश्तेदार तो था नहीं, ये भी इल्तुतमिश का ही गुलाम था। तो अगला शासक बलबन, मतलब ये दूसरा इलवरी डायनेस्टी के फाउंडर हो गए, इसलिए बलबन और उसके सक्सेसर्स को बलबनी कहते हैं, है ना। तो बलबन अगला शासक, बलबन इन इल्तुतमिश के बाद देखें जो एक गैप आ गया था, इल्तुतमिश के बाद जितने भी सुल्तान बने रजिया को छोड़कर, देखें तो वो सब के सब अयोग्य था। इससे तो नेक्स्ट बलबन, ये सेकंड इलवरी डायनेस्टी है बलबन। इसने जिस तरह से ट्रोन को कैप्चर किया, ने देखा वो कोई भी जिसके पास पावर है वो भी बलबन को मारकर सुल्तान बन सकता है, ये बलबन को पता था। तो बलबन ने ऐसा उपाय किया कि कोई भी ट्रोन को कैप्चर करना छोड़ो, ट्रोन को मतलब सुल्तान बनने की कि सपने में भी नहीं सोच सके। इस तरह से उसने सुल्तान के पोस्ट को इतना पावरफुल बनाया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी दरबारी, कोई भी अमीर सुल्तान बनने का सपने में भी नहीं सोच सकता। अगर सोचेगा ही नहीं तो फिर प्रयास ही नहीं करेगा, और अगर प्रयास नहीं करेगा तो फिर बलबन का जो थ्रोन है, सिंहासन है, सत्ता है, वो फिर कोई कभी स्नेच कर ही नहीं सकता, और इस तरह से बलबन बिल्कुल सेफली रूल करेगा। इसी पर्पज से बलबन ने सुल्तान बनते ही कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाया। उसने सुल्तान बनते ही सबसे पहले कहा कि भाई सुल्तान तो कोई कॉमन मैन नहीं होता है, सुल्तान नियावते खुदाई होता है, अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, गॉड को रिप्रेजेंट करता है धरती पर, ऐसा बलबन ने कहा। ईश्वर का छाया है, जिल्ले लाही, बलबन ने इस तरह से सुल्तान को डेकोरेट किया। बलबन भारत में पहला तुर्क सुल्तान था जिसने एक सिस्टमैटिकली किंगशिप थ्योरी दिया था, है ना, राजत्व सिद्धांत, किंगशिप सिस्टमैटिक, अर्थात शासन क्यों कर रहे हैं, शासन का उद्देश्य क्या है। तो बलबन ने फर्स्ट टाइम, है ना, अपना सिद्धांत बताया था, राजत्व सिद्धांत, किंगशिप थ्योरी। और इस राजत्व सिद्धांत का 3 मेन कह सकते हो कि फैक्टर था, 3 मुख्य उद्देश्य था। वो था शक्ति, शक्ति मतलब सुल्तान के पोस्ट को इतना पावरफुल, शक्तिशाली बना दो कि कोई भी सुल्तान बनने का सोचे। दूसरा प्रतिष्ठा, है ना, सुल्तान के पोस्ट को इतना ऑनरेबल बना दो कि हर कोई सलाम करेगा। और तीसरा था जस्टिस, न्याय। शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय, इन तीनों पर स्पेशल अटेंशन दिया था अपने किंगशिप थ्योरी। यही 3 अंग था, 3 पार्ट था। इसने सुल्तान के पोस्ट को शक्तिशाली बनाया। कैसे बनाया शक्तिशाली? तो इसने कहा, इसने सबसे पहले तो फर्स्ट टाइम इसने एक सैन्य विभाग, है ना, एक सैन्य विभाग, मिलिट्री डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया। दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज इसने बनाया था। गुप्तचर विभाग बनाया, दीवान, है ना, बरीद, दीवान ए बरीद, है ना, बरीद विभाग, है ना, दीवान ए बरीद। स्पाई डिपार्टमेंट, है ना, गुप्तचर विभाग, ठीक है, ये सैन्य विभाग और ये गुप्तचर विभाग, स्पाई, ताकि कोई विरोधी। और इसने शक्तिशाली बनने के लिए अपने आप को, है ना, कहा कि भाई मैं तो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं तो एरू गेरू पर्सन नहीं हूं, मैं कॉमन मैन नहीं हूं, जिल्ले इलाही, नियावते खुदाई, इस तरह की बात है। और प्रतिष्ठित, अपने पद को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए इसने क्या किया, अफरासियत, जो शाहनामा में जो
फिरदौसी का जो शाहनामा है, जिसमें एक पौराणिक अफरासियब डायनेस्टी के बारे में बताया, उससे अपने आप को कनेक्ट किया कि हम तो उसी के वंशज हैं। इसने ये भी, जैसे इल्तुतमिश ईरानी सिस्टम से, पर्शियन सिस्टम से बहुत इन्फ्लुएंस था, बलबन भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। इसने अपने आप को पहले तो है ना अफरासियब का वंशज डिक्लेयर किया कि भाई हम तो अफरासियब के वंशज हैं, ये ईरान से ही आया। दूसरा, इसने पायबोस, है ना, पायबोस और सिजदा, है ना, नाम से सिस्टम शुरू किया दरबार में। सिजदा, पायबोस और सिजदा। पायबोस, पैर को चूमना, किसका? मोनार्क का, सुल्तान का, फिट किसिंग ऑफ मोनार्क। दूसरा था सिजदा, सिजदा घुटने के बल बैठकर सलाम करना, सिजदा, पायबोस, पैर चूमना। इसके अलावा है ना नौरोज, नौरोज फेस्टिवल है, ये भी ईरान से ही इंस्पायर्ड होकर। तो ये सारे ईरानी प्रथा था, ईरानी मतलब पर्शियन सिस्टम था ना। अफरासियब का वंशज अपने आप को डिक्लेयर करना, पायबोस, सिजदा, नौरोज। इस तरह से क्या ये पर्पस क्या था कि सुल्तान के पद को, उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाना, और न्याय पर भी इसने बहुत बल दिया। कहते हैं कि जब बंगाल में इसने बुगरा खान को सूबेदार गवर्नर बनाया, तो बुगरा खान को भी इसने वार्न किया था कि अगर तुमने किसी के साथ अन्याय किया तो हम भूल जाएंगे कि तुम मेरे बेटे हो। ये काजी को भी वार्न करता है कि अगर मैं भी कटघरे में खड़ा हूं और उस समय तुमने अगर न्याय नहीं किया, मतलब मेरे खिलाफ अगर मैंने दोषी अगर गलत किया है तो मेरे खिलाफ निर्णय नहीं दिया, तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय इसकी किंगशिप थ्योरी का मेन है ना पार्ट था। बलबन ने ही फर्स्ट टाइम बताया कि हमारा जो शासन है उसका उद्देश्य क्या है। बलबन ने अपने शासनकाल से पहले ही देखे तो सारे वो विरोधियों को समाप्त कर दिया था, और जो भी बचे कुचे थे तुर्कानी चहलगानी, उसको भी कंप्लीटली सप्रेस कर। बलबन ने कई सैन्य अभियान किया, मिलिट्री एक्सपीडिशन किया था अपने शासनकाल में, लेकिन वो खुद कभी दिल्ली छोड़कर नहीं गया, क्योंकि उसको डर था कि अगर मैं दिल्ली छोड़कर, मतलब मैं उस अभियान को अगर लीड करता हूं और दिल्ली से बाहर जाऊंगा तो कहीं दरबार में कॉन्स्पिरेसी हो जाए मेरे खिलाफ और मुझे रिप्लेस कर दे कोई और। तो वो कभी डर से दिल्ली से बाहर ही नहीं गया था, सिवाय एक एक्सपीडिशन के, बंगाल। बंगाल के अलावा, बंगाल अभियान के अलावा वो कभी भी है ना दिल्ली से बाहर नहीं गया। बंगाल में इस समय तुर्क गवर्नर जो इंडिपेंडेंटली सल्तनत से अलग, मैंने कहा था आपको लास्ट क्लास में देखा था कि बंगाल पूरे सल्तनत काल में बंगाल एक है ना एक सेंटर था रिवेलियंस का, सल्तनत के खिलाफ, सुल्तान के खिलाफ हमेशा रिवोल्ट कर। तो इस समय बंगाल में जो शासक था तुगरील खान, तुगरील खान, इसने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था और सुल्तान अपने आप को कहता था। तो बलबन ने इसको सप्रेस करने के लिए, इसके विद्रोह को कुचलने के लिए इसने कई मिलिट्री एक्सपीडिशंस भेजा था, लेकिन वो सब विफल हो गया। फर्स्ट गया वो भी हार गया, सेकंड गया वो भी हार गया इससे। तो थर्ड एक्सपीडिशन अगेंस्ट बंगाल ये खुद लीड किया था। तो बंगाल अभियान में बलबन ने सिर्फ दिल्ली से बाहर गया था बंगाल के सुल्तान को सप्रेस कर, तुगरील को सप्रेस। तो इस अभियान में बलबन ने तुगरील को फाइनली डिफीट कर दिया, और कहते हैं कि इसी का एक सेनापति था अली, जिसने इसको मार दिया था। और इस अवसर पर बलबन ने अली को तुगरील कुश की उपाधि दिया था। तुगरील कुश, तुगरील बहुत बड़ा रिबेलियन था सुल्तान के अगेंस्ट, तो उसको मार दिया। इस तरह से बंगाल का जो सेडिशन था उसको सप्रेस कर दिया, विद्रोह को दबा दिया। इस विद्रोह के बाद बलबन ने बंगाल में अपने बेटे बुगरा खान को गवर्नर नियुक्त किया। तो बंगाल सिर्फ एक ही अभियान, बंगाल के अभियान में ही ये दिल्ली से बाहर गया, बाकी कभी भी वो बाहर गया ही नहीं, डर से कहीं दिल्ली में तख्ता पलट ना हो जाए। बलबन के समय में देखते हैं कि मंगोल आक्रमण होता, यही वो समय था जब हलाकू खान ने, मंगोल लीडर हलाकू खान ने बगदाद के खलीफा को मार दिया था 1259 ईस्वी में। 1259 में खलीफा का पद समाप्त हो गया। इस समय हलाकू खान ने खलीफा को मार दिया। तो आप समझ सकते हो कि इस समय मंगोल कितने पावरफुल था, चंगेज खान के समय से। तो इस समय मंगोल बार बार भारत पर
अटैक करने का प्रयास करता। और इसी कारण हमारा जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था, नॉर्थ वेस्ट पंजाब वाले, वो असुरक्षित हो गया था, इनसिक्योर्ड हो गया था, क्योंकि बार बार मंगोल भारत में घुसने का कोशिश कर रहा। बलबन ने इन मंगोलों को रोकने के लिए और मंगोलों को परास्त करने के लिए बलबन ने भी बार बार अपना मिलिट्री एक्सपीडिशन भेजा अगेंस्ट मंगोल। कहते हैं कि हर साल बलबन मंगोलों को रोकने के लिए सैन्य अभियान करता था और इस एरिया में इसने कई सारे फोर्ट्स भी बना दिए ताकि मंगोलों से अपनी सीमा को रक्षा कर पाए। कहते हैं कि इसी तरह का एक अभियान मंगोलों का हुआ था 1286 में, और इस अभियान को रोकने के लिए बलबन ने अपने पुत्र शहजादा मोहम्मद को भेजा था कि जाओ, और शहजादा मोहम्मद ने बहुत ही सक्सेसफुली मंगोलों को डिफीट कर दिया, रोक दिया। लेकिन इस बीच शहजादा मोहम्मद की डेथ हो गई, मारा गया इस। कहते हैं कि इसके बाद तो बलबन का ये सबसे डियरेस्ट प्रिय पुत्र था और योग्य भी था, लेकिन मारा गया मंगोल अभियान में ही, मंगोलों को रोकने के खिलाफ मारा गया। तो बलबन ने इसे शहीद की उपाधि दिया था, शहीद, मार्टियर। कहते हैं कि इसके बाद बलबन कमजोर हो गया क्योंकि उसका प्रिय पुत्र चला गया, योग्य था। तो बलबन के समय में भी मंगोल खतरा बना रहा। बार बार इस मंगोलों को रोकने के लिए बलबन को हर वर्ष अभियान करना पड़ता। इसी तरह के एक अभियान का नेतृत्व इसका पुत्र शहजादा मोहम्मद कर रहा था, जो इस अभियान को बलबन ने शहीद। तो बलबन के समय खलीफा तो था नहीं, फिर भी बलबन ने खलीफा को एक तरह से खलीफा के प्रति सम्मान दिखाया। अपने सिक्कों पर उसने खलीफा का नाम अंकित करवाया, है ना, इसके नाम से खुतबे पढ़वाए, है ना, बलबन ने। तो बलबन भी खलीफा के प्रति तो वो बना रहा, लेकिन ऐसे देखें तो वो बलबन से एक मिलिट्री, जैसे कि देखेंगे पूरी सल्तनत एरा को, जो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहाँ का मोनार्क सिस्टम है, उसको हम लोग कहते हैं कि ये धर्मतंत्र था, थियोक्रेटिक सिस्टम था, धर्म आधारित राज्य था, ठीक है। लेकिन कई इतिहासकार इसको सैन्य तंत्र भी कहते हैं, मिलिट्री रूल भी कहते हैं। तो बलबन का शासन देखोगे तो एक तरह से सैन्य तंत्र, मतलब जब तक वो शक्तिशाली बना रहा तब तक। फिर देखेंगे बलबन के मरते ही फिर बलबनी डायनेस्टी खत्म। तो बलबन ने अपने आप को काफी शक्तिशाली बनाया था। इसी ने एक स्थायी सैन्य विभाग, दीवाने अर्ज बनाया था, गुप्तचर विभाग भी बनाया। और इसने, बलबन ने खजाना को भरने के लिए, रेवेन्यू, पैसा होगा तो शक्तिशाली होंगे, उसके लिए इसने एकता सिस्टम में भी काफी चेंज किया था। इक्तदारों की जो स्वच्छंदता थी उसको उसने कंट्रोल किया था। जैसे इक्तदारों को यह था कि भाई जो भी सरप्लस होगा, पैसा बचेगा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर, मिलिट्री एक्सपेंडिचर के बाद जो पैसा बचेगा, सरप्लस, फवाजिल जिसको कहते हैं, वो सुल्तान के खजाने में जाएगा। लेकिन इक्तदार वो फवाजिल सो ही नहीं करता था। तो बलबन ने इसके लिए एक अलग से अपॉइंट किया ऑफिसर, है ना, ख्वाजा नाम का अधिकारी नियुक्त किया था, जो इक्तदार और सुल्तान के बीच एक कड़ी का काम करता था। यही सुल्तान को बताता था कि इस इक्तदार के पास इतना फवाजिल है, आप कलेक्ट करो। तो इस तरह से बलबन ने इक्तदारों पर कंट्रोल किया था। तो बलबन एक बहुत ही, जब तक ये शासक रहा, बहुत शक्तिशाली, लेकिन शासन के अंतिम समय में ये टूट गया। कहते हैं जब उसका प्रिय पुत्र की मृत्यु हो गई तो वो उसके बाद बहुत ही वियोग में, कहते हैं कि जब अकेला रहता था, बर्नी इसके बारे में काफी अच्छे से डिटेल, जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि जब ये अकेला रहता था तो फूट फूट कर रोता था अपने पुत्र वियोग में। और इसी वियोग में बलबन की अगले साल ही 87 में बलबन की डेथ हो। बलबन के मरने से पहले बलबन ने अपने पुत्र, प्रिय पुत्र के पुत्र को अपना सक्सेसर डिक्लेयर कर दिया था, क्या खुसरो। बलबन ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? क्या खुसरो को अपना सक्सेसर डिक्लेयर किया कि भाई मेरे मरने के बाद इसको बनाना। ये बलबन का पोता, बलबन का जो पुत्र था, प्रिय पुत्र शहजादा मोहम्मद का बेटा। लेकिन जैसे ही बलबन की मौत हुई तो इस समय दरबारियों ने इसको सुल्तान नहीं बनाया। इस समय सुल्तान बना कौन? तो बुगरा खान जो बलबन का बेटा था, और मैंने बताया था आपको ये बंगाल का गवर्नर था। तो इस समय सारे अमीरों ने, दरबारी अमीरों ने इसको इनवाइट किया कि आओ तुम बनो सुल्तान। इसने मना कर दिया, नहीं हम नहीं आ सकते। मतलब खौफ, सुल्तान बलबन के मरने के बाद भी
एक इस तरह का खौफ था बलबन का कि बलबन का पुत्र जो बंगाल का गवर्नर है वो सुल्तान के पद को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भाई हम नहीं जा सकते। तो जो बलबन ने किस तरह का पोस्ट बनाया था, बलबन ने उच्च कुल है ना, जैसे कि वो कहता है कि मैं किसी भी है ना निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरा हाथ अपने आप ही तलवार की मुट्ठी में चला जाता है उसको काटने। इसने बंदायूं के गवर्नर को, इक्तदार को है ना कोड़े मारकर मौत की सजा दी थी। बहुत क्रूअल टाइप का रूलर था और ये क्रूअल्टी सिर्फ इसलिए शो करता था कि भाई कोई और विद्रोह ना करे। तो एक तरह से डिक्टेटरशिप, तानाशाह टाइप का शासन। डर था कि भाई तानाशाह कौन बनता है, जिसको डर रहता है। आज भी हम देखेंगे जितने भी शासक हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वो इसलिए डरता है कि उसको लगता है कि हमें कोई रिप्लेस कर सकता है, इसलिए वो क्या करता है ना, बड़ा तामझाम प्रोपेगेंडा फैलाता है वो। तो बलबन भी ऐसा ही राजा था। इसलिए बलबन के मरने के बाद जब बुगरा खान को इन्विटेशन मिला, दरबारियों ने कहा कि आओ आप बन। इस समय दरबारी कोई चाहता भाई मैं थ्रोन को कैप्चर कर लूं तो वो भी कर सकता था, लेकिन किसी भी दरबारी में हिम्मत नहीं हुई। बर्नी तो ये तो कहता है कि जब बलबन की मौत हुई तो इस समय अमीर है ना इतने दुख, इतने वियोग किया कि भाई अपने कपड़े तक फाड़ने लगे थे। तो बुगरा खान को बुलाया, लेकिन बुगरा खान ने मना कर दिया कि भाई हम तो बंगाल में ही खुश हैं। तो बुगरा खान के बेटे कैकुबाद सुल्तान बना। तो इस समय कैकुबाद जब सुल्तान बना तो सुल्तान बनते ही उसको लगा कि बलबन तो है ही नहीं, बस ऐश्वर्य में डूब गया, खूब नशा करने लगा। क्योंकि बलबन जब तक था तब तक तो इनको ना, बलबन बहुत ज़्यादा, देखो इस तरह के रूलर्स जो होते हैं बहुत डिसिप्लिन लाइफ। तो बलबन अपने घर में भी बहुत डिसिप्लिन रहता था। मैंने बताया कि वो अकेले में रोता था ताकि कोई देख ना ले, देख लेगा तो हमें कमजोर मान लेगा, अकेले में रोता। तो अपने घर में भी वो बहुत डिसिप्लिन में, बच्चों को भी डिसिप्लिन में रखा होगा। लेकिन जैसे ही बच्चा सुल्तान बनता है 2 साल में इसकी मौत हो गई। फिर आता है कैक्यूमर्स, ये भी बलबन का पोता था। इसी के समय में देखते हैं कैक्यूमर्स की जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कुछ समय तक इसको प्रोटेक्शन देता है कैक्यूमर्स को। और बाद में तो बलबन का ये शासन, बलबन के समय में ही देखते हैं अमीर खुसरो, ये सबसे पहले देखते हैं। तो बलबन का जो पुत्र था शहजादा मोहम्मद, जो मुल्तान का गवर्नर था, उसी के दरबार में सबसे पहले इसने सर्व किया था। फिर बाद में बलबन के दरबार में और फिर खलजियों के दरबार में अमीर खुसरो। जैसे कि हम जानते हैं ये 7 सुल्तानों का दरबार को रिप्रेजेंट किया था। तो 7 सुल्तान का मतलब होता है कि सबसे पहले इसने शहजादा मोहम्मद के दरबार में, इसी के दरबार में था एक अमीर हसन जो सादी के नाम से प्रसिद्ध है, सादी, बहुत बड़े गजल। तो बलबन का शासनकाल, बलबन के बाद इसके 2 सक्सेसर कैकुबाद और कैकुमर्स को ही संरक्षण दिया था जलालुद्दीन खिलजी, जिसने बाद में कैकुमर्स को भी मारकर एक नया डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी का फॉर्म